हेलो एवरीवन। बेटा आज जो लेक्चर है वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का है और वो भी एक रिकॉर्डेड लेक्चर है जो मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, आपने क्या करना है, इसको प्रॉपरली देखना है, एनसीईआरटी पढ़नी है और चीजों को रिवाइज करना है। तो जो हमारी कल वाली क्लास रहेगी, जो लाइव क्लास रहेगी, उसमें हम लोग प्रॉपरली ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन दोनों के प्रॉपर डाउट्स लेंगे और उसको दोबारा एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। तो आपने आज का लेक्चर बहुत ध्यान से देखना और कम से कम अगर जरूरत पड़े तो 2 बार देखो और सारी चीजों को समझ लो ध्यान से। उसके बाद बेटा कल हम एक प्रॉपर प्लान स्टार्ट करेंगे कि कैसे मुझे करंट सिलेबस कराना है, जैसे कि माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर आपको कराना है। करंट सिलेबस कराते हुए और जो पीछे हमारे पास सिलेबस हो चुका है, जैसे कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और मेरे पास प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, उसको कैसे लेना है मुझे, वो भी आपको मुझे मतलब कराना है। तो आप इसी तरीके से ध्यान रखिए कि अब हम जो रहेगा ट्यूसडे से जो लाइव क्लास रहेगी उसमें करंट सिलेबस और रिवीजन दोनों को लेकर चलेंगे और एक्स्ट्रा क्लास लगा सकते हैं बेटा 9:30 के आसपास से। तो वो जो एक्स्ट्रा क्लास रहेगी वो रिवीजन करा रहे होंगे, जैसे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस पूरा रिवाइज कर दिया, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस पूरा रिवाइज किया। ये 2 चैप्टर हैं जिसमें आपको अभी रिवीजन की जरूरत है, बहुत सारे बच्चों के एग्जाम भी आने वाले हैं तो उसको लेकर चलेंगे। तो इस लेक्चर को आपने बेटा बहुत ध्यान से देखना है, क्लियर है। और मैं आपको एक चीज बताता हूं, जैसे मान लो कुछ एक टॉपिक होते हैं, जैसे मान लो जनरेटर हो गया, है ना, आपने मान लो फिजिक्स में जनरेटर पढ़ना है, ठीक है, क्लियर है। केमिस्ट्री में कोई एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ाना है, तो इस तरह के टॉपिक को बेटा हम लोग 10 बार नहीं पढ़ा सकते। नॉर्मली हम क्या करते हैं, एक लेक्चर उसका रिकॉर्ड करते हैं, उसको मैक्सिमम बैचेज में वही देते हैं, क्योंकि हम लोग उसी तरीके से सारे वो एक सेपरेट आउट ऑफ द लीग टॉपिक है ना, तो उसको मैं कैसे मान लो हर बार मैं एक नई चीज थोड़ी बताऊंगा। वो बैच में नॉर्मली हम लोग जैसे मान लो एक एनसीईआरटी रीडिंग वाला पार्ट होता है, वो तो हम बेटा एनसीईआरटी हर बार एक ही जैसी रीड करेंगे ना, उसकी जगह आपको एक नया देखो मान लो वहां से टाइम सेव करके आपको कहीं ना कहीं रिवीजन कराएंगे। तो ये आपके बेटरमेंट के लिए, ऐसा नहीं है कि इसमें मान लो कि हमारा कुछ बेनिफिट हो रहा है। मेन पर्पस ये था, मैंने इसको डिले इसलिए रखा क्योंकि जब मैं बैच के पास पहुंचूंगा तो आपको ये लेक्चर देकर इसके डाउट्स लेना चाह रहा हूं। इसके साथ आपको एक डीपीपी भी मैं दे दूंगा इसकी, ठीक है, जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होगी। तो आप प्लीज लेक्चर को ध्यान से देखें, क्योंकि बायोटेक से थोड़ा लिंक था इसलिए मैंने वेट किया डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के लिए। क्लियर है। तो स्टार्ट कर रहे हैं ट्यूसडे की क्लास से आपका फ्रेश लेक्चर्स और मेरे पास रिवीजन, है ना, ये दोनों हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है बेटा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को एज अ सेपरेट लेक्चर, एज अ टॉपिक, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का ये टॉपिक है, पर एज अ सेपरेट टॉपिक इसे पढ़ाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इसमें काफी सारी बेसिक पॉइंट है। तो मैं इसे एज अ सेपरेट लेक्चर डील कर रहा हूं। सबसे पहले जो बेसिक पॉइंट है उन पे ध्यान देते हैं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से कैसे अलग है, क्या चीजें हम रिलेट करना चाहते हैं, बहुत सारी टर्म्स हैं उनको जानेंगे। टर्म्स किस तरह की हैं, जैसे कि हमारे पास सैटेलाइट डीएनए क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, वीएनटीआर क्या होता है, और मेरे पास मिनी सैटेलाइट, माइक्रो सैटेलाइट, इनके बारे में हम जानेंगे। और फिर कैसे उसको यूज करने वाले हैं हम एक प्रॉपर प्रोसेस में, जिसे हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। तो इस लेक्चर को हम 2 पार्ट में ले रहे हैं। पार्ट 1 जो हमारे पास रहेगा, मतलब सिंगल लेक्चर ही पढ़ेंगे 2 पार्ट में। पार्ट 1 रहने वाला है बेटा, जिसमें हम लोग बात करेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के प्रिंसिपल की। पार्ट 2 जो लेक्चर का रहेगा उसमें हम लोग डील करने वाले हैं, ध्यान सुनेंगे, उसमें हम डील करेंगे बेसिकली डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के प्रिंसिपल के बाद आगे का टॉपिक, जिसे हम कहते हैं कि वो स्टेप्स क्या रहेंगे। स्टेप्स मतलब किन स्टेप्स के थ्रू ये प्रोसेस किया जाता है। तो सबसे पहला जो पार्ट है, जिसे हम कह रहे हैं कि इसका क्या प्रिंसिपल रहेगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का, तो सबसे पहले मैं जानना चाह रहा हूं कि इसका मेरे पास पर्पस क्या है, मतलब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का हमारे पास पर्पस क्या है, मतलब क्यों कर रहे हैं हम इसे, है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो पर्पस की जब हम बात करते हैं तो हम ये कहते हैं भाई देखो क्या है कि 2 ह्यूमन में का हमारे पास कहीं ना कहीं डीएनए अलग होता है, मतलब कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होते हैं। तो हम डीएनए में जो डिफरेंस है, मतलब क्या अंतर है, उस अंतर को जानने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। और बाद में उसको हम यूज कर सकते हैं इन एप्लीकेशन, पैटर्निटी टेस्ट में या क्राइम सीन से पता करने के लिए। मतलब ये हुआ कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का पर्पस का मीनिंग हुआ कि कहीं ना कहीं हम 2 अवेलेबल डीएनए के बीच में डिफरेंस जानना चाह रहे हैं। मान लो आपके पास ये 2 अवेलेबल डीएनए हैं,
आपके पास ये डीएनए है दो अलग अलग, ठीक है। आप इनके बीच में डिफरेंस फाइंड आउट करना चाह रहे हो। आप क्या करना चाह रहे हो? डिफरेंस फाइंड आउट करना चाह रहे हो, ये पर्पस है। अब सवाल कई बार मन में ये उठता है हमारे पास, यार हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है लेकिन हमारे पास काफी सारी सिमिलरिटीज हैं। जैसे हम ये सिंपल आपको एक चीज बोलते हैं, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ने आपको ये बताया था कि 99.9% डीएनए दो ह्यूमन का सेम है, तो हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे, क्या प्रिंसिपल रहेगा, उस पर बात करने वाले हैं हम लोग। पर सबसे पहले ये सुनो मेरी बात कि मुझे इन दोनों डीएनए में डिफरेंस फाइंड आउट करना है। मैं एक बेसिक पॉइंट बोलता हूं कि ये डीएनए कितना है, 3 इंटू 10⁹ बेस पेयर है। मुझे इसमें और इसमें डीएनए में डिफरेंस फाइंड आउट करना है। एनसीईआरटी कहती है कि भाई जो हमारे पास सिमिलरिटी है, एनसीईआरटी क्लियर बोलती है बेटा, एनसीईआरटी कहती है कि इसमें से इन दोनों डीएनए में, ये दोनों डीएनए 3 इंटू 10⁹ बेस पेयर है, इनमें 99.9% डीएनए सेम है। इतना डीएनए इसमें सेम है। कितना अलग है? 0 पॉइंट हम बोल सकते हैं 1% डीएनए मेरे पास क्या है? डिफरेंट है। अगर मेरी बात आप समझ पाए तो मैं ये बोल सकता हूं कि 99.9% इसका मेरे पास सेम है, 0.1% अलग है, तो 0.1% अगर मैं इसका निकालूंगा, इट इज अप्रोक्स 3 इंटू 10⁶ बेस पेयर। इतना मुझे डिफरेंस मिलेगा। इतना मुझे क्या मिलने वाला है? डिफरेंस मिलने वाला है दोनों अलग अलग ह्यूमन। मतलब मेरे पास ये दो अलग अलग डीएनए है जो कि 3 इंटू 10⁹ बेस पेयर एक है, तो उनमें मेरे पास 99.9% डीएनए सेम है। अब हम ये कह रहे हैं कि 0.1% डीएनए जो है डिफरेंट है। 0.1% किसका? 0.1% 3 इंटू 10⁶ बेस पेयर, है ना। ये इतना डीएनए मेरे पास क्या है? डिफरेंट है। इतना डीएनए मेरे पास डिफरेंट है। अब आप अगर ध्यान से देखो, ये अभी भी बहुत बड़ा डीएनए है, अभी भी ये बहुत सारा डीएनए है कि मैं सीक्वेंसिंग करके पता लगाऊं। तो सबसे पहला पॉइंट जो आज आप सीखोगे कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में हमने सीक्वेंसिंग करी थी। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में सीक्वेंसिंग नहीं करते, मतलब हम किसी और तरीके से डिफरेंस पता लगाएंगे, क्योंकि स्टिल इट इज वेरी लार्ज डीएनए, इट इज वेरी लार्ज डीएनए फॉर सीक्वेंसिंग। सीक्वेंसिंग के लिए अभी भी ये बहुत बड़ा डीएनए है ना। सिंस इट इज वेरी लार्ज डीएनए फॉर सीक्वेंसिंग, तो सीक्वेंसिंग के लिए अभी भी ये बहुत बड़ा डीएनए है। अभी भी ये बहुत बड़ा डीएनए है किसके लिए? सीक्वेंसिंग के लिए। ये आपके सामने है, इट इज वेरी लार्ज डीएनए फॉर सीक्वेंसिंग। दूसरा पॉइंट मैं आपको यहां पर कह रहा हूं बेटा, ये अभी भी बहुत बड़ा डीएनए है किसके लिए? सीक्वेंसिंग के लिए बहुत बड़ा डीएनए है। दूसरा पॉइंट मैं आपको यहां पर यह कहना चाह रहा हूं कि ये तो मैंने कहा ठीक है, सीक्वेंसिंग के लिए बहुत बड़ा डीएनए है। दूसरा पॉइंट मैं आपको यहां पर यह कहना चाह रहा हूं बेटा कि क्या तरीका है, कुछ और तरीका यूज करेंगे। तो सम अदर मेथड इज यूज्ड टू फाइंड डिफरेंस। अंतर पता करने के लिए कुछ और मेथड मुझे यूज करना है। तो सिंपल आपने ये समझा कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का पर्पस है दो डीएनए के बीच में डिफरेंस पता लगाना। और ये डिफरेंस आप कैसे पता लगाओगे? जीनोम सीक्वेंसिंग के थ्रू नहीं, कुछ और तरीके से। ठीक है, वो कौन सा तरीका है उसका अब हम प्रिंसिपल पढ़ने जा रहे हैं। पर आपके दिमाग में जो पहला पैराग्राफ एनसीईआरटी में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का लिखा है, उसमें यही लिखा है कि 99.9% डीएनए सेम है, 0.1% डीएनए अलग है। 0.1% किसका? 3 इंटू 10⁹ बेस पेयर का। तो लगभग कितना हो सकता है? 3 इंटू 10⁶ बेस पेयर हमारे पास अलग है। अभी भी ये इतना बड़ा डीएनए कि आप सीक्वेंसिंग नहीं कर सकते। इतनी बात क्लियर हो गई, हम आगे जा रहे हैं। ठीक है, अब हम आगे मूव किए तो हमने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के प्रिंसिपल को समझना है। ठीक है, हमारे पास क्या प्रिंसिपल रहेगा इसकी बात करनी है ना। हमें क्या प्रिंसिपल रहेगा इसकी हम बात करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इस पे हम बात करने वाले हैं। ठीक, सही है। सबसे पहली बात अपने दिमाग में बैठ गई होगी आपके, सीक्वेंसिंग नहीं करनी। ठीक है, तो जरा कुछ बेसिक पॉइंट समझो ताकि चीजों को हम आगे मूव कर सके। आपके पास क्या होता है
किसी भी सेल से आपको हो सकता है जीनोमिक डीएनए मिले, किसी भी सेल से आपको, क्लियर क्लियर, किसी भी सेल से आपको क्या मिलेगा, जीनोमिक डीएनए, है ना, किसी भी सेल से आपको क्या मिलेगा, जीनोमिक डीएनए मिलेगा। समझ लो इस बात को। तो जीनोमिक डीएनए मेरे पास किसी भी सेल से मिल सकता है, किसी भी सेल से मुझे क्या मिलेगा, जीनोमिक डीएनए मिल जाएगा। व्हाट इज जीनोमिक डीएनए? जीनोमिक डीएनए वो डीएनए होता है, ध्यान से सुनेंगे बेटा, जीनोमिक डीएनए मतलब टोटल डीएनए किसी सेल का मिल गया, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम का आपने डीएनए निकाल लिया, उसे जीनोमिक डीएनए कह दिया। अब जीनोमिक डीएनए को हम क्या करते हैं बेटा, ध्यान से सुनेंगे, जीनोमिक डीएनए आपके पास है वो दो तरीके का होता है। अगर आप ध्यान से सुनो, जीनोमिक डीएनए दो तरीके का होता है। नॉर्मली एक कोडिंग होता है और दूसरा हमारे पास नॉन कोडिंग होता है। सुनना ध्यान से, जीनोमिक डीएनए हमारे पास एक होता है कोडिंग डीएनए, एक होता है कोडिंग, और एक मेरे पास क्या होता है, नॉन कोडिंग। नॉन कोडिंग डीएनए जनरली किसका पार्ट है, पार्ट ऑफ हेट्रोक्रोमेटिन है। क्या है वो, किसका पार्ट है बेटा, हेट्रोक्रोमेटिन। और अगर मैं आपसे कहूं इसके कहां मिलने के ज्यादा चांसेस हैं, अगर आप कोई क्रोमोसोम देखोगे तो क्रोमोसोम पे ये सेंट्रोमियर है, तो सेंट्रोमियर के आसपास और टीलोमियर के आसपास आपको वो हेट्रोक्रोमेटिन डीएनए मिलता है। यहां तक याद रखेंगे। तो मेरे पास जीनोमिक डीएनए है, इसको मैंने कोडिंग और नॉन कोडिंग डीएनए में बात की। अब हम क्या करते हैं, जीनोमिक डीएनए की सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताने जा रहा हूं। हम क्या करते हैं, इस जीनोमिक डीएनए की सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं। तो मैं इस चीज को जरा नेक्स्ट स्लाइड पे बताता हूं, देखें जरा ध्यान से मैं क्या कह रहा हूं। हम क्या कर रहे हैं, जीनोमिक डीएनए की सेंट्रीफ्यूगेशन कर रहे हैं। हम लोग जीनोमिक डीएनए की क्या कर रहे हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन। तो देखो कैसे कर रहे हैं, ये मैंने लिखा जीनोमिक डीएनए, ठीक, इसकी मैंने सेंट्रीफ्यूगेशन की। और सेंट्रीफ्यूगेशन भी कौन से वाली की है बेटा, सेंट्रीफ्यूगेशन भी की है मैंने सीजियम क्लोराइड डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन, ये वाली की मैंने सीजियम क्लोराइड डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन, ये वाला किया। तो इस चीज को समझो ध्यान से, हमने क्या किया है बेटा, हमने क्या किया है, जीनोमिक डीएनए की, जीनोमिक डीएनए हमारे पास है, उसकी हमने सीजियम क्लोराइड डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन, एक मेथड था जो आपने याद करो कौन से एक्सपेरिमेंट में पढ़ा था, मेसल्सन स्टाल में, सीजियम क्लोराइड डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन करी। जब आपने जीनोमिक डीएनए की सीजियम क्लोराइड डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन करी तो आपके पास क्या मिले, बैंड्स मिले। तो एक सबसे थिक बैंड जो मिला वो मेरे पास क्या मिला, बल्क जीनोमिक डीएनए। बल्क जीनोमिक डीएनए मतलब मैक्सिमम जीनोमिक डीएनए यहां आ गया, ठीक है, क्लियर। कुछ डीएनए अलग से मिला जिसकी थोड़ी डेंसिटी ज्यादा थी, है ना, कुछ डीएनए अलग से मिला जो जिसकी डेंसिटी थोड़ी सी ज्यादा थी। वो डीएनए को हम कहते हैं, ध्यान से सुनेंगे बेटा, ये जैसे बल्क जीनोमिक डीएनए को मैं प्राइमरी डीएनए कह देता हूं, मतलब मेन डीएनए यही है। इसके अलावा कुछ अलग से मिला मुझे डीएनए, उसको मैंने नाम दे दिया सैटेलाइट डीएनए। जैसे हम ये मानते हैं कि मेन प्लेनेट की सैटेलाइट होती है, सैटेलाइट को ही हमने नाम दे दिया सेकेंडरी डीएनए। तो आपने कैसे समझा इसको, देख लो बेटा, सैटेलाइट डीएनए या एक तरीके से इसको सेकेंडरी डीएनए कहते हैं। तो आपने ये समझा कि जब मैं किसी सेल से जीनोमिक डीएनए आइसोलेट करूंगा और एक मेथड करूंगा जिसे सीजियम क्लोराइड डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड कहेंगे, उस मेथड में हमारे पास बल्क जीनोमिक डीएनए और सैटेलाइट डीएनए, ये दो तरह के डीएनए आ जाएंगे। बल्क जीनोमिक डीएनए वो डीएनए है, बल्क जीनोमिक डीएनए हमारे पास वो डीएनए है जो मेन डीएनए है, जो कोडिंग डीएनए, और हो सकता है उसमें थोड़ा सा नॉन कोडिंग पार्ट भी आया है, लेकिन स्पेसिफिकली कुछ नॉन कोडिंग डीएनए अलग से आ जाता है, तो उसे हम क्या नाम देते हैं, सैटेलाइट और सेकेंडरी डीएनए। तो आपने क्या समझा, आपने पहली लाइन यहां पर ये समझी, प्रिंसिपल की तरफ हम मूव कर रहे हैं, पर सबसे पहला पॉइंट आपने ये समझा, टोटल डीएनए ऑफ सेल इज नोन एज जीनोमिक डीएनए when we separate genomic DNA by a method of cesium chloride density centrifugation, एक तरह का सेंट्रीफ्यूगेशन है, तो वी हैव डीएनए सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। इस डीएनए की ज्यादा डेंसिटी है, क्लियर,
तो एनसीईआरटी लिखती है इट ऑब्टेन एज अ सेपरेट पीक, या पीक मतलब एक अलग बैंड की फॉर्म में आ जाएगा, तो इट ऑब्टेन एज अ सेपरेट बैंड एज कंपेयर टू बल्क जीनोमिक डीएनए। तो हमारे पास हमें इस पर फोकस करना है सैटेलाइट डीएनए पर, क्योंकि यही सैटेलाइट डीएनए पूरा टोटल बैकग्राउंड है किसके लिए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए। तो हम लोग का फोकस किस पर है, सैटेलाइट डीएनए पर। सैटेलाइट डीएनए क्या होता है, उसके क्या पॉइंट्स हैं वो याद करो पहले। सबसे पहले समझो व्हाट इज सैटेलाइट डीएनए। तो सैटेलाइट डीएनए क्या है, सबसे पहले हम लिखेंगे कैन बी सेपरेटेड, कैन, देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आने चाहिए आपको सैटेलाइट डीएनए के। कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम जीनोमिक डीएनए, बल्क मतलब मेन, बल्क मतलब बहुत सारा, बल्क जीनोमिक डीएनए बाय सीजियम क्लोराइड डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन। पहला पॉइंट तो हमने ये लिख दिया कि इसके थ्रू अलग किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट आपने याद रखना है कि सैटेलाइट डीएनए हमारे पास क्या होता है, नॉन कोडिंग होता है। क्या होगा हमारे पास, नॉन कोडिंग होगा। समझ लो इस बात को। तो व्हाट इज सैटेलाइट डीएनए, इसके बारे में पढ़ो। तो मैंने सिंपल आपको समझाया। अब देखो भाई, हमारे पूरे जीनोमिक डीएनए में कुछ कोडिंग और नॉन कोडिंग रीजन होते हैं। नॉन कोडिंग रीजन हेट्रोक्रोमेटिन है, उसमें कुछ डीएनए होता है जिसे हम सैटेलाइट डीएनए कहते हैं, जो सीजियम क्लोराइड डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड के थ्रू अलग किया जा सकता है, क्योंकि कुछ ना कुछ डेंसिटी का अंतर होता है। तो नॉन कोडिंग है, इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, मोर डेंसिटी देन जीनोमिक डीएनए, देन अदर जीनोमिक डीएनए। ये पॉइंट आपको समझ आना चाहिए किसके लिए, सैटेलाइट डीएनए के लिए। तो मैंने क्या क्या पॉइंट बोला है, मैंने कहा है कि कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम बल्क जीनोमिक डीएनए, ये डीएनए नॉन कोडिंग है, किसी प्रोटीन के लिए कोड नहीं करता, और इसकी डेंसिटी ज्यादा होती है किससे, जीनोमिक डीएनए से। अब जब हमने सैटेलाइट डीएनए बोला, भाई देखो हमने कहा है कि सैटेलाइट डीएनए मेन डीएनए से अलग से मिल जाएगा, अलग सेपरेट मिल जाएगा। अब उसकी भी टाइप होती है सैटेलाइट डीएनए की, क्योंकि सैटेलाइट डीएनए में भी हमें कुछ स्पेसिफिक टाइप के डीएनए पे बात करनी है। पर एक खास चीज सैटेलाइट डीएनए में होता है, इट इज रेपिटेटिव डीएनए। ये क्या होता है बेटा हमारे पास, ये हमारे पास क्या होता है, रेपिटेटिव डीएनए होता है। ठीक है, क्लियर। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास क्या होता है, रेपिटेटिव डीएनए। अब ये रेपिटेटिव डीएनए क्या होगा, इस पे हम बात करने वाले हैं। व्हाट इज दैट रेपिटेटिव डीएनए। मैं रिपीट कर रहा हूं, एक बार सुनना ध्यान से। देखो मैंने क्या बोला बेटा, मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूं ताकि चीजें याद हो जाए आपको। जीनोमिक डीएनए क्या होता है, जो हम सेल से निकालते हैं, उसमें दो तरह का डीएनए, कोडिंग नॉन कोडिंग। तो वो तो फंक्शन बेस्ड डिफरेंस हो गया। जब मैं जीनोमिक डीएनए की सेंट्रीफ्यूगेशन करता हूं, तो मुझे उस टेस्ट ट्यूब में डीएनए, कुछ मेन डीएनए सारा यहां आ जाता है, कुछ डीएनए अलग हो जाता है ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी, ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। तो हमने कहा उस डीएनए को नाम दे दिया सैटेलाइट डीएनए। तो सैटेलाइट डीएनए बल्क जीनोमिक डीएनए से अलग किया जा सकता है। सैटेलाइट डीएनए नॉन कोडिंग होता है। सैटेलाइट डीएनए की डेंसिटी ज्यादा होती है और डीएनए से, और ये रेपिटेटिव डीएनए होता है। नाउ व्हाट इज रेपिटेटिव डीएनए, ध्यान से देखना। हम रेपिटेटिव डीएनए की बात कर लेते हैं जल्दी से, क्या होता है। व्हाट इज रेपिटेटिव डीएनए, रेपिटेटिव डीएनए का क्या मतलब है, जरा ध्यान से देखो बेटा। रेपिटेटिव डीएनए का क्या मतलब है, बहुत ध्यान से देखेंगे। देखो क्या मतलब है रेपिटेटिव डीएनए का, क्या मतलब। देखो मान लो आपने यहां से लेकर यहां तक एक डीएनए बनाया। नाउ दिस इज डीएनए। इस डीएनए में एक सीक्वेंस लिख रहा हूं मैं, ATTG। ऐसे ही मैं बार बार लिख रहा हूं इसको, ध्यान से देखना बेटा। तो दिस सीक्वेंस इज नोन एज रिपीट। इस सीक्वेंस को हम क्या नाम देंगे, रिपीट नाम देंगे। ठीक है, क्या नाम देंगे, रिपीट नाम देंगे। और इस डीएनए को हम क्या नाम देंगे बेटा, इस डीएनए को हम नाम देंगे रेपिटेटिव डीएनए। तो व्हाट इज रेपिटेटिव डीएनए, ऐसा डीएनए, ध्यान से सुनिए बेटा, ऐसा डीएनए जिसमें रिपीट होते हैं बहुत सारे, उसे हम रेपिटेटिव। देखो दिस ATTG इज रिपीटिंग मेनी टाइम। अगर ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो इतने बड़े इस डीएनए को हम क्या नाम दे रहे होंगे, रेपिटेटिव डीएनए। तो रेपिटेटिव डीएनए क्या है, इट इज दैट डीएनए
हैविंग अ पर्टिकुलर रिपीट। क्या होगा? पर्टिकुलर रिपीट होगा। कोई पर्टिकुलर रिपीट अगर बार बार, है ना, रिपीट मतलब सीक्वेंस, अ पर्टिकुलर रिपीट मतलब सीक्वेंस, है ना, सीक्वेंस होगा, विच इज रिपीटिंग मैनी टाइम, उसे हम रेपिटेटिव डीएनए कहते हैं। तो आपको यह समझ आएगा कि सैटेलाइट डीएनए की खास बात क्या होती है। ये एक स्पेशल टाइप का डीएनए होता है जिसमें हमारे पास क्या होते हैं? रिपीट्स होते हैं। क्या होते हैं? रिपीट्स होते हैं। तो मैं ये कहूंगा, देखो भाई, ये सैटेलाइट डीएनए, दिस इज सैटेलाइट डीएनए। व्हाट इज प्रॉपर्टी ऑफ सैटेलाइट डीएनए? फर्स्ट, इट इज नॉन कोडिंग। सेकेंड, इसकी डेंसिटी थोड़ी ज्यादा होती है। थर्ड, हम ये कहते हैं कि इसमें क्या, कौन सा डीएनए है? रेपिटेटिव डीएनए। मतलब ये एक तरीके का सैटेलाइट डीएनए इज अ रेपिटेटिव डीएनए। देखो मैं एक चीज बताता हूं आपको, ऑल रेपिटेटिव डीएनए इज नॉट सैटेलाइट, पर सैटेलाइट में जो भी डीएनए होता है वो रेपिटेटिव डीएनए होता है। इस बात को याद रखना, ठीक है। अब मैंने यहां पर अगली बात कर ली आपसे। जब मैंने सिंपल ये बोला कि ठीक है, ये चीज समझ आ गई, तो हमारे पास क्या होता है बेटा? सैटेलाइट डीएनए दो तरीके का होता है। ध्यान से सुनना, सैटेलाइट डीएनए दो तरीके का होता है, दो टाइप का होता है। इस पे एक बार बात कर लेते हैं। एक होता है मेरे पास मिनी सैटेलाइट, एक होगा पहले माइक्रो सैटेलाइट, और एक होता है मेरे पास मिनी सैटेलाइट। क्या होता है मेरे पास? मिनी सैटेलाइट। तो यहां पर हमें बात समझनी है कि माइक्रो और मिनी क्या है। एक बार बात कर लेते हैं, फटाफट से देखते हैं कि सैटेलाइट डीएनए की दो टाइप कौन सी है। ये मैंने लिख दिया सैटेलाइट डीएनए। मैंने कहा भाई देखो, सैटेलाइट डीएनए नॉन कोडिंग डीएनए है, और जब मैं सेंट्रीफ्यूगेशन करता हूं तो अलग से मिलता है। सैटेलाइट डीएनए की जो दो मेन टाइप आपने पढ़नी है, एक पढ़नी है आपने माइक्रो सैटेलाइट, माइक्रो सैटेलाइट, और एक आपने पढ़नी है मिनी सैटेलाइट, मिनी सैटेलाइट। ये दो टाइप आपने पढ़नी होती है, माइक्रो और मिनी, है ना, क्लियर। ये दो टाइप आपने पढ़नी होती है, माइक्रो और मिनी, है ना, दो टाइप आपने पढ़नी होती है, माइक्रो और मिनी, क्लियर। अब जरा आगे सुनना ध्यान से। माइक्रो सैटेलाइट वो सैटेलाइट होती है, सुनना ध्यान से बेटा, माइक्रो और मिनी सैटेलाइट होती है, ठीक है। माइक्रो सैटेलाइट वो सैटेलाइट होती है, ध्यान से सुनो बेटा, माइक्रो सैटेलाइट वो सैटेलाइट होती है जिसमें रिपीट छोटे होते हैं। रिपीट छोटे होने का मतलब देखो, दिस इज GCT, एक रिपीट हो गया, यही चीज रिपीट हो रही है ना, ये रिपीट, या GAATAT, ये चीज रिपीट हो रही है, देख रहे हो। तो ये कितने वाला रिपीट है? ये 3 वाला रिपीट है, ये 6 वाला रिपीट है। तो माइक्रो सैटेलाइट में जो साइज ऑफ रिपीट होता है वो छोटा होता है। इसमें ये रिपीट जो है मेरे पास ये रिपीट जो है, मान लो यही चीज, ये एक रिपीट हो गया, ये एक रिपीट है, तो यहां रिपीट का साइज बड़ा है, और ये बार बार यही चीज रिपीट हो रही है ना। आप देख पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं बेटा? देखो, ये चीज रिपीट हो गई, तो मैं सिर्फ सिंपल ये कहना चाह रहा हूं, माइक्रो और मेरे पास मिनी सैटेलाइट में फर्क क्या होता है? माइक्रो सैटेलाइट में साइज ऑफ रिपीट स्मॉल होता है, साइज ऑफ रिपीट क्या होता है? स्मॉल होता है। यहां पर मेरे पास साइज ऑफ रिपीट क्या होता है? लार्ज होता है। वो क्या होगा? लार्ज होगा, ठीक है। साइज ऑफ रिपीट हमारे पास क्या होगा? यहां पर छोटा होगा, और यहां पर साइज ऑफ रिपीट लार्ज होगा। किसकी बात कर रहे हैं? मिनी सैटेलाइट की। दूसरा पॉइंट क्या होता है बेटा? नंबर ऑफ रिपीट भी इसमें कम होते हैं। जैसे यहां पर क्या होगा? स्मॉल का मतलब है 2 से 6 बेस पेयर होगा, यहां तो बेटा 10 बेस पेयर तक भी जा सकता है, 100 बेस पेयर का भी रिपीट हो सकता है। यहां तक समझ में आ रहा है? तो नंबर ऑफ रिपीट भी कम होते हैं। कम होने का मतलब मान लो 100 रिपीट हो सकते हैं, ऐसा होगा, मतलब इनका नंबर भी कम होता है। देखो एक चीज समझो, व्हाट इज रिपीटेटिव डीएनए? जिसमें ये पर्टिकुलर सीक्वेंस बार बार रिपीट हो, ठीक है। हमने कहा था देखो बेटा, सैटेलाइट जो है एक रेपिटेटिव डीएनए, सैटेलाइट डीएनए क्या है? एक रेपिटेटिव डीएनए। अब सैटेलाइट डीएनए में मुझे दो फॉर्म मिलती है, एक माइक्रो और एक मिनी।
जो माइक्रो सैटेलाइट है उसमें जो साइज ऑफ रिपीट है वो छोटे हैं, नंबर ऑफ रिपीट भी कम है, और उसके अलावा जीसी कंटेंट से डेंसिटी डिसाइड होती है, डेंसिटी ऑफ डीएनए डिसाइड होता है, डेंसिटी ऑफ डीएनए क्या होता है, डिसाइड होता है, वो भी लेस है। तो यहां पर हम कह रहे हैं नंबर ऑफ रिपीट ज्यादा है, नंबर ऑफ रिपीट क्या होगा, ज्यादा होगा, और उसके बाद हम ये कहेंगे डेंसिटी ऑफ डीएनए हमारे पास क्या होगी, डेंसिटी ऑफ डीएनए क्या होगी, इसमें ज्यादा होगी, बिकॉज जीसी कंटेंट हाई है। तो एनसीईआरटी ने क्या लिखा है, एनसीईआरटी ने लिखा है ऑन द बेसिस ऑफ, ध्यान से सुनेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ रिपीट, साइज ऑफ रिपीट एंड जीसी कंटेंट वी हैव टू टाइप ऑफ सैटेलाइट, माइक्रो और मिनी। नाउ व्हाट इज सैटेलाइट डीएनए, सेकेंडरी डीएनए, मतलब मेन डीएनए के अलावा जो आया दैट इज सैटेलाइट डीएनए, और सैटेलाइट डीएनए इज मेड अप ऑफ रेपिटेटिव डीएनए विच हैव पर्टिकुलर साइज ऑफ रिपीट। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ रिपीट, साइज ऑफ रिपीट एंड जीसी कंटेंट है ना, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ रिपीट, ठीक है, क्लियर, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ रिपीट, साइज ऑफ रिपीट और जीसी कंटेंट वी हैव माइक्रो सैटेलाइट और मिनी सैटेलाइट, दो तरह के सैटेलाइट डीएनए होते हैं। यहां तक समझ में आ गई बेटा, दो तरह के हमारे पास सैटेलाइट डीएनए होते हैं, माइक्रो और मिनी। क्लियर हो गई बात, ये चीज समझ आ गई, क्लियर है। तो हमें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में इसको यूज करना है। एक्चुअल में क्या होता है, माइक्रो सैटेलाइट का जो डीएनए है, जो रिपीट्स हैं, है ना, जो रिपीट्स हैं वो छोटे हैं, उन्हें हम कई बार एसटीआर कहते हैं। एसटीआर वर्ड आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में मिल जाएगा। शॉर्ट मतलब छोटा, टेंडम मतलब कंटिन्यूअस, टेंडम रिपीट, ठीक है। अच्छा, ये जो मिनी सैटेलाइट है इसकी खास बात क्या होती है, इट हैव वीएनटीआर। वीएनटीआर की फुल फॉर्म है वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। ये मैं आपको बताने जा रहा हूं क्या होगा, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। टेंडम का मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस, और क्योंकि ये बहुत बड़ा डीएनए होता है, कंपैरेटिवली बड़ा होता है, उनमें रिपीट्स के नंबर अलग अलग ह्यूमन में अलग अलग होते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि इनके अंदर हमें वीएनटीआर मिलता है। इनके अंदर हमें क्या मिलता है, वीएनटीआर। तो एक बार रिवाइज करते हैं जो हमने पढ़ा, क्योंकि टॉपिक मुश्किल है और ध्यान से पढ़ना है हमने, है ना, ये कॉम्प्लिकेटेड है बेटा। एक बार समझ आ जाएगा तो आप क्वेश्चन डील कर पाओगे, अगर समझ नहीं आया तो दिक्कत करेगा। देखो, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का पर्पस है वी नीड टू फाइंड डिफरेंस बिटवीन डीएनए ऑफ टू इंडिविजुअल, ठीक है, मुझे डिफरेंस पता करना है। वी कैन नॉट गो फॉर सीक्वेंसिंग, रीजन इज दैट कि साइज ऑफ डीएनए इज सो लार्ज, कॉस्ट इतनी है, जो कॉस्ट इन्वॉल्व है इट इज सो हाई, so it is very difficult to find differences on the basis of sequencing, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो क्या कर रहे हैं हम लोग, कैसे मूव कर रहे हैं, नाउ हाउ वी आर मूविंग, एक्चुअली हमें कुछ और टेक्निक यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि हमने बोला है 99.9% सेम है, 0.1% अलग है। नाउ दिस 0.1% इज स्टिल अ वेरी लार्ज डीएनए टू फाइंड डिफरेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ सीक्वेंसिंग। ये सीक्वेंसिंग के बेस पर पता करना बहुत मुश्किल काम है, ठीक हो गई बात, ठीक है। दूसरा हमने बोला इट इज वेरी लार्ज डीएनए फॉर सीक्वेंसिंग, सम अदर मेथड इज यूज्ड टू फाइंड डिफरेंसेस, ठीक है। अब हमने कहा ठीक है, जीनोमिक डीएनए हैव कोडिंग डीएनए और नॉन कोडिंग डीएनए। नाउ व्हाट इज कोडिंग डीएनए, कोडिंग डीएनए वो डीएनए, सुनना ध्यान से बेटा, कोडिंग डीएनए हमारे पास वो डीएनए है, कोडिंग डीएनए हमारे पास वो डीएनए है जिसमें हमारे पास सीक्वेंसेस हैं। नॉन कोडिंग डीएनए हमारे पास क्या है, किसका पार्ट है, हेट्रोक्रोमेटिन का पार्ट है। नॉन कोडिंग डीएनए हमारे पास किसका पार्ट है, हेट्रोक्रोमेटिन है। क्या है हमारे पास, हेट्रोक्रोमेटिन। ध्यान से सुनो, ठीक है, क्लियर। हमें फोकस करना है इस नॉन कोडिंग डीएनए पर, जहां पर डिफरेंसेस मिलेंगे। मैं आपको एक चीज यहां क्लियर करता हूं, ध्यान से सुनो बेटा। अगर मैं आपसे कहूं कि आपका और मेरा हेक्सोकाइनेज की जीन में कोई अंतर होगा, आप कहेंगे नहीं, ठीक है, एग्जैक्टली सेम होगी।
तो कोडिंग में बहुत सारा सीक्वेंस ऐसा होता है जो एग्जैक्टली सेम होता है, कुछ अंतर होता है इसलिए अलग प्रोटीन बनती है, ह्यूमन में डिफरेंसेस आते हैं। लेकिन नॉन कोडिंग डीएनए ऐसा डीएनए होता है कि जो किसी प्रोटीन के लिए कोड नहीं करता। इसमें अगर म्यूटेशन होती है तो वो रिजेक्ट नहीं होती, उस पर अभी हम बात करने वाले हैं। फिर हमने कहा कि देखो भाई क्या करते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के प्रिंसिपल में सबसे पहले कहते हैं जीनोमिक डीएनए लिया, उसको हमने एक सेंटिफिकेशन मेथड यूज किया। नाउ सीजियम क्लोराइड डेंसिटी सेंटिफिकेशन मेथड एक ऐसा मेथड है जो डेंसिटी के हिसाब से डीएनए को अलग करता है। तो मुझे मोस्टली डीएनए एक साथ मिल गया, लेकिन कुछ डीएनए अलग से मिला, इसे मैंने सैटेलाइट और सेकेंडरी। एक्चुअल में क्या होता है, प्लैनेट इज मेन, सैटेलाइट उससे सेकेंडरी होता है। ऐसे ही मैंने मेन डीएनए के अलावा अनदर डीएनए को सैटेलाइट डीएनए का नाम दे दिया। नाउ सैटेलाइट डीएनए जो मिले मुझे, वो मुझे असल में क्या होते हैं, वो उनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। एक कैटेगरी वो होती है जिसे मैं माइक्रो सैटेलाइट कहता हूं, जिसका हम ये कहते हैं कि उसमें रिपीट प्रेजेंट है। सबसे पहले समझो सैटेलाइट डीएनए की ये क्वालिटी है कि उसमें जो डीएनए होता है उसके अंदर उसकी खास क्वालिटी ये है कि उसमें कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस बार बार रिपीट होता है। अगर कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस बार बार रिपीट होगा, दैट इज नोन एज रेपिटेटिव डीएनए। तो सैटेलाइट डीएनए इज मेड अप ऑफ रेपिटेटिव डीएनए। सैटेलाइट डीएनए किसका बना हुआ है, रेपिटेटिव डीएनए का। और जब हमने दोनों को क्लासिफाई किया, आप देख रहे हैं ये रिपीट्स हैं, ये रिपीट्स हैं और ये रिपीट कई बार आते हैं, तो इसलिए हमने रेपिटेटिव डीएनए वर्ड यूज किया। तो हमने कहा सैटेलाइट डीएनए इज ऑफ टू टाइप ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ रिपीट। जैसे ये रिपीट है, इस रिपीट के कितने नंबर हैं, यहां देख रहे हो दो हैं, ऐसे 200 हो सकते हैं, 2000 हो सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ रिपीट, साइज ऑफ रिपीट एंड जीसी कंटेंट, तो हमने ये पाया कि जो माइक्रो सैटेलाइट है उसमें रिपीट का साइज छोटा है। जैसे 6 बेस पेयर, 2 बेस पेयर ऐसे हो सकता है, 3 बेस पेयर, 4 बेस पेयर। मिनी सैटेलाइट में साइज ऑफ रिपीट काफी बड़ा मिला। साइज ऑफ रिपीट क्या मिला, काफी बड़ा मिला। और इन रिपीट्स के जो नंबर हैं वो भी ज्यादा मिले। क्लियर। उसके अलावा जीसी कंटेंट ज्यादा मिला, जिससे इसकी डेंसिटी ज्यादा हो गई और ये इससे सेपरेट हो जाता था। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हमारा ज्यादा फोकस इस पर होता है। अब इसमें देखो माइक्रो सैटेलाइट में जो डीएनए है मेरे पास, उसमें छोटे रिपीट बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो इसलिए इनके उस सैटेलाइट को हम क्या नाम देते हैं, माइक्रो सैटेलाइट इज ऑल्सो नोन एज एसटीआर, शॉर्ट टैंडम रिपीट। बट मुझे क्या समझ में आया कि जो मिनी सैटेलाइट है वहां पर जो डीएनए है उसमें बड़े रिपीट हैं और उनके नंबर भी दो अलग अलग ह्यूमन में वेरिएबल है। तो इसका मतलब यह हुआ कि मिनी सैटेलाइट डीएनए इज ऑल्सो प्रोवाइडेड विद नेम ऑफ VNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। और हम आज ये रीजन जानेंगे। एक और प्रॉपर्टी जो मैंने यहां पर लिखी थी सैटेलाइट डीएनए की, देख लो, कैन बी सेपरेटेड, नॉन कोडिंग ये, और शो करता है हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सैटेलाइट डीएनए के लिए कि शो हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है इसको समझो ध्यान से बेटा। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म एग्जैक्टली क्या है उसको हम देखेंगे। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या है उसको हम देखेंगे। तो पहले जरा एक बार पॉलीमॉर्फिज्म पे बात कर लेते हैं क्या होता है एग्जैक्टली, है ना। पॉलीमॉर्फिज्म पे हम बात कर लेते हैं क्या होता है। ठीक है, क्लियर, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म पे बात कर लेते हैं बेटा क्या होता है, एक बार जरा देख लो। हमने क्या क्या पॉइंट बोले, सैटेलाइट डीएनए इज नॉन कोडिंग, सैटेलाइट डीएनए हैव रेपिटेटिव डीएनए, रेपिटेटिव डीएनए में कोई पर्टिकुलर रिपीट चेंज होते रहते, मतलब इन नंबर वो हो रहा है। और दूसरा हम ये कह रहे हैं वो दो टाइप का है, माइक्रो और मिनी। और मैंने बोला सैटेलाइट डीएनए शो हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। नाउ व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म, इसको समझेंगे तो बात थोड़ी सी और इंटरेस्टिंग हो जाएगी। नाउ व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म के लिए एनसीईआरटी ने एक वर्ड लिखा है, इट इज जेनेटिक लेवल वेरिएशन। जेनेटिक लेवल वेरिएशन, एक ऐसी वेरिएशन जो मेरे पास जेनेटिक लेवल पर हो। मैं आपको एक चीज बताता हूं, देखो
अगर मैं यहां पर ये डीएनए बना रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे बेटा, ये डीएनए बना दिया, ठीक है, ये डीएनए है आपके पास, ठीक, यहां पर सीक्वेंस है ATGGC करके, ऐसी एक सीक्वेंस है, ठीक है, यहां पर सीक्वेंस है ये वाला, ध्यान से देखना बेटा। अब मैं आपको ये कह रहा हूं कि दिस डीएनए इज कोडिंग, दिस डीएनए इज कोडिंग एंड दिस डीएनए इज नॉन कोडिंग, नॉन कोडिंग, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको ये रिपीट दिख रहे हैं, ये रेपिटेटिव डीएनए, ठीक है, दिस इज कोडिंग। मैंने ये कहा कि यहां पर सीक्वेंस चेंज हुआ AGGC, मतलब म्यूटेशन हो गई, दिस इज म्यूटेशन, म्यूटेशन हुआ, ठीक है, म्यूटेशन हुआ, उस म्यूटेशन की वजह से हो सकता है मे बी प्रोटीन चेंज हो जाए, मे बी क्या चेंज हो जाए, प्रोटीन चेंज हो जाए, ठीक है, क्लियर। अब यहां पर भी मान लो मैंने म्यूटेशन कर दी, तो यहां पर मेरे पास यहां भी म्यूटेशन हो गई, तो मैं आपको सिंपल ये कह रहा हूं, पर ये प्रोटीन तो बनाता ही नहीं है, इससे तो मतलब नो इफेक्ट ऑन फिनोटाइप, क्योंकि ये कोई प्रोटीन तो बनाता नहीं है। मैं आपको यहां पर पॉलीमॉर्फिज्म सिखा रहा हूं, पहले वो समझना ध्यान से, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म एग्जैक्टली क्या होता है समझना इस बात को, मैं जो आपको बताने जा रहा हूं, मैं ये कहने चाह रहा हूं बेटा कि ये कोडिंग है और यहां पर मेरे पास नॉन कोडिंग है। ये जो कोडिंग डीएनए है, यहां पर ये जो जी लगा दिया टी की जगह, यहां मैंने टी की जगह सी लगा दिया, तो जब डीएनए के लेवल पर कोई बदलाव होता है उसे पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। तो पॉलीमॉर्फिज्म इज जेनेटिक, जीन्स के लेवल पर, डीएनए के लेवल पर अगर कोई म्यूटेशन होती है उसे पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। म्यूटेशन में लीड टू चेंज इन फिनोटाइप, और इफ इट अकर इन नॉन कोडिंग रीजन इट विल नॉट चेंज एनी फिनोटाइप। तो आपको सिंपल ये समझना है कि म्यूटेशन अगर आपके पास डीएनए में हो जाए उसे पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। वो कोडिंग पर भी हो सकती है, नॉन कोडिंग पर भी हो सकती है। अगर वो कोडिंग पर है तो फिनोटाइप में शायद बदलाव ला दे, और अगर वो नॉन कोडिंग में है तो फिनोटाइप पे कोई बदलाव नहीं लाएगी। अगर मैं आपसे कहता हूं कि अगर बहुत कोई जरूरी जीन में म्यूटेशन हो जाए, जैसे कि सिक्कल सेल एनीमिया में हुआ था, आरबीसी सिक्कल शेप हो गया तो उससे तो डेथ हो सकती थी। तो जो ये म्यूटेशन होती है वो बेनिफिशियल और हार्मफुल दोनों तरीके की हो सकती है, पर क्योंकि ये फिनोटाइप में कोई बदलाव नहीं कर रहा तो ना ये बेनिफिशियल है ना हार्मफुल है, तो नेचर इसको रिजेक्ट नहीं करेगी। तो सिंपल आपने पॉलीमॉर्फिज्म पहले समझना है, आपने ये समझना है, आपने मैंने क्या पॉइंट बताया, मैंने कहा सैटेलाइट डीएनए शो हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। नाउ व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म? पॉलीमॉर्फिज्म इज चेंज इन डीएनए सीक्वेंस by mutation, random change. Now this random change at genetic level is known as polymorphism. Now polymorphism if occur at coding level it may produce protein which is harmful, death can occur. अगर डेथ हो जाएगी तो वो म्यूटेशन, वो पॉलीमॉर्फिज्म रिजेक्ट हो जाएगा, बट यहां पर मेरे पास डेथ नहीं हो रही है बिकॉज दिस पॉलीमॉर्फिज्म इज एट नॉन कोडिंग रीजन। अगर ये नॉन कोडिंग रीजन में हो रहा है तो डेथ नहीं हो रही है, इसका मतलब ये हुआ कि ये अगली जनरेशन में इजीली पास हो जाएगा अगर ये जर्म सेल में म्यूटेशन हुई है। तो मैंने यहां पर आपको 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट रिपीट करने हैं, ध्यान से सुनना। व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म? पॉलीमॉर्फिज्म इज अ म्यूटेशन, ध्यान सुने, पॉलीमॉर्फिज्म इज अ रिजल्ट ऑफ, देखो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन म्यूटेशन एंड पॉलीमॉर्फिज्म? म्यूटेशन इज अ प्रोसेस, म्यूटेशन क्या है? एक प्रोसेस है जिसकी वजह से जेनेटिक लेवल पर वेरिएशन आ रही है जिसे आप पॉलीमॉर्फिज्म कह रहे हो। तो पॉलीमॉर्फिज्म इज अ रिजल्ट ऑफ म्यूटेशन एट जेनेटिक लेवल। पॉलीमॉर्फिज्म इज अ रिजल्ट, देख रहे हो ये रिजल्ट है बेटा, रिजल्ट ऑफ जेनेटिक लेवल ऑफ म्यूटेशन at genetic level, result of mutation at genetic level, mutation at genetic level, इसे हम पॉलीमॉर्फिज्म कह रहे हैं। अब जरा थोड़ा सा कहानी को और
आगे लेके जाते। तो हमने ये बोला कि पॉलीमॉर्फिज्म दो जगह हो सकता है। पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो एक तरीके से क्या है, चेंज इन डीएनए सीक्वेंस है। चेंज इन डीएनए सीक्वेंस है बाय म्यूटेशन। किसकी वजह से, म्यूटेशन। और ये दोनों जगह हो सकता है। कैन अकर, पहले पॉलीमॉर्फिज्म समझ लो फिर इसको यूज होगा। कैन अकर इन कोडिंग रीजन, कोडिंग रीजन में, ठीक है। कोडिंग रीजन में हुआ तो क्या होगा, क्या क्या हो सकता है कोडिंग रीजन में। कोडिंग रीजन में हुआ, ध्यान से सुनो बेटा, कोडिंग रीजन में हुआ तो क्या कर सकता है, कैन प्रोड्यूस सम अदर एलील, एलील भी बना सकता है। मतलब एलील एक्चुअल में क्या होता है, कोडिंग रीजन की पॉलीमॉर्फिज्म होती है। कैन प्रोड्यूस हार्मफुल इफेक्ट, क्या बना सकता है, हार्मफुल इफेक्ट। अगर उसने कोई हार्मफुल इफेक्ट दिया और जिससे इफ सर्वाइवल बिकम डिफिकल्ट, अगर उसकी वजह से सर्वाइवल क्या हो गई, बिकम डिफिकल्ट, तो क्या होगा सोचो, डेथ कैन अकर, डेथ अकर और पॉलीमॉर्फिज्म लॉस्ट। जो हमारे पास म्यूटेशन हुई ना वो एक तरीके से खत्म ही हो गई, है ना। तो ये आपको समझ आना चाहिए कि अगर पॉलीमॉर्फिज्म कोडिंग रीजन में हो तो हो सकता है नई एलील बन जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि वो हार्मफुल हो, और हार्मफुल होने से क्या कर दे बेटा, हार्मफुल होने से क्या कर दे, वो कुछ ऐसा हार्मफुल इफेक्ट करे जिससे डेथ हो जाए, पॉलीमॉर्फिज्म लॉस्ट हो जाए। दूसरा हमने क्या किया बेटा, दूसरा हमने क्या किया, दूसरा हमने यहां पर ये बोला है, ध्यान से सुनेंगे बेटा, ये बोला है यहां पर, ठीक है। दूसरा हमने यहां पर क्लियर इस चीज को बोला, ये तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा हमने कहा है कि पॉलीमॉर्फिज्म ऐसे होगी तो इस तरीके से होगा। दूसरा हमने कहा देखो, एक तो ये हो गया, हमने कहा कि चेंज इन डीएनए सीक्वेंस बाय म्यूटेशन। सेकंड हमने बोला कैन अकर इन नॉन कोडिंग रीजन, ठीक है, क्लियर। कैन अकर इन नॉन कोडिंग रीजन, ये कहां हो सकता है, नॉन कोडिंग रीजन पर हो सकता है। कैन अकर इन नॉन कोडिंग रीजन, नॉन कोडिंग रीजन पर हो सकता है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, अगर पॉलीमॉर्फिज्म नॉन कोडिंग रीजन पर होगी, और क्योंकि सिंस दिस रीजन इज नॉट एक्सप्रेस, दिस रीजन इज नॉट एक्सप्रेस, ठीक है, एक्सप्रेस, ठीक है, क्लियर। तो ये क्या होगी बेटा, इट इज नॉट रिजेक्टेड, इट इज नॉट रिजेक्टेड। मतलब अगर कोई ऐसी म्यूटेशन जर्म सेल के, ध्यान सुनो, कोई ऐसी म्यूटेशन जर्म सेल के नॉन कोडिंग रीजन पे हो जाए और जो रिजेक्ट ना हो, तो क्या होगी बेटा, ये इकट्ठी होती जाएगी, गेट एक्यूमुलेटेड, गेट एक्यूमुलेटेड इन डीएनए। तो मैंने आपको यहां पर यह समझाया क्योंकि रेपिटेटिव डीएनए नॉन कोडिंग डीएनए है, उस पर जो भी म्यूटेशन हुई होगी मतलब एंसेस्टर्स में, वो इकट्ठी होती चली गई। इकट्ठी होती चली जाने की वजह से वहां पर ज्यादा पॉलीमॉर्फिज्म मिलता है। तो अगर आपसे कोई पूछे विच ऑफ द फॉलोइंग डीएनए शो मोर डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, आप कोडिंग बोलोगे कि नॉन कोडिंग, आप कहोगे नॉन कोडिंग, बिकॉज कोडिंग में बहुत सारी पॉलीमॉर्फिज्म हार्मफुल होती है जिससे डेथ हो जाती है, डेथ होते ही वो म्यूटेशन खत्म हो गई। पर नॉन कोडिंग में होने वाली म्यूटेशन, क्योंकि उसे कोई रिजेक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि उसे प्रोटीन ही नहीं बनानी है, इस वजह से वो अगली जनरेशन में पास होती है, पर होनी किसमें चाहिए, जर्म सेल में, तभी पास होगी। तो ये मैंने पॉलीमॉर्फिज्म के लिए बात बता दी। अब इसको जाकर जोड़ते हैं जरा सैटेलाइट डीएनए से। देखो हमने क्या क्या कॉन्सेप्ट पढ़े। नाउ व्हाट इज सैटेलाइट डीएनए? सैटेलाइट डीएनए इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डीएनए विच हैव रेपिटेटिव डीएनए, रिपीट्स होते हैं, और वो दो ह्यूमन के बीच में डिफरेंस का बेसिस बन सकते हैं, बिकॉज दैट सैटेलाइट डीएनए शो हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। और मुझे अंतर ही तो पता करना है। देखो मैं आपसे कहता हूं कि आपको दो ह्यूमन के बीच में अंतर पता करना है। कैसी जगह पता करोगे? जहां अंतर मिलने के ज्यादा चांस हैं कि अंतर मिलने के कम चांस है? आप कहोगे कि हम उस जगह अंतर पता करेंगे जहां डिफरेंस मिलने के ज्यादा चांस हैं। तो
तो गो फॉर नॉन कोडिंग रीजन। अगर आप नॉन कोडिंग रीजन में जाओगे तो वहां अंतर मिलने के ज्यादा चांस है। नॉन कोडिंग में भी आप किधर जाओ, सैटेलाइट डीएनए पे विच शो हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। क्लियर? और उसमें भी सबसे ज्यादा कौन शो करता है? मिनी सैटेलाइट। इसलिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हम क्या यूज करते हैं? मिनी सैटेलाइट। अगर आपसे कोई क्वेश्चन, ये देखो बेटा, ये सिंपल है, देखो एक लॉजिक बन गया। टू फाइंड डिफरेंस, देखो मैं ये लाइनें लिख रहा हूं और आपको समझ आनी चाहिए अब ये। टू फाइंड डिफरेंस बिटवीन टू इंडिविजुअल, ठीक है, कहां फोकस करेंगे? फोकस इज ऑन रीजन वेयर मोर चांस ऑफ डिफरेंसेस, जहां पे ज्यादा चांसेस हैं किसके? डिफरेंसेस के, वहां फोकस करेंगे। वहां क्या करेंगे? हम फोकस करेंगे। तो हम वहां फोकस करेंगे जहां अंतर मिलने के ज्यादा चांसेस हैं। अंतर मिलने के क्या है? ज्यादा चांसेस हैं। टू फाइंड डिफरेंस बिटवीन टू इंडिविजुअल, फोकस इज ऑन रीजन वेयर मोर चांसेस ऑफ डिफरेंसेस। अंतर मिलने के ज्यादा चांसेस हैं। अब ये अंतर मुझे कहां मिलेगा अभी देख लेते हैं बेटा। ये अंतर मुझे कहां मिलेगा उस पर फोकस करते हैं, ठीक है। अंतर मिलने के ज्यादा चांसेस हैं, तो अंतर कहां मिलेगा? मोर डिफरेंस इज प्रेजेंट इन नॉन कोडिंग रीजन। कहां मुझे मिल रहा है? नॉन कोडिंग रीजन, जिसको मैं क्या नाम दे रहा हूं? सैटेलाइट डीएनए। जिसको मैंने क्या नाम दे दिया? सैटेलाइट डीएनए। तो मुझे ज्यादा अंतर कहां मिल रहा है? सैटेलाइट डीएनए पर मिल रहा है ना। तो हमने कहा टू फाइंड डिफरेंस इन टू इंडिविजुअल, focus is on region where more chances of differences, more differences is present in non-coding region which is a satellite DNA। सैटेलाइट डीएनए में मुझे ज्यादा अंतर मिलेगा, और जो अंतर मिलेगा, ध्यान से सुनो बेटा, नॉन कोडिंग रीजन में भी सैटेलाइट डीएनए, और हम ये बोलेंगे कि मिनी सैटेलाइट शो हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। तो हम क्या करने वाले हैं? इसको बेसिस बनाएंगे। तो हम यहां से कुछ आगे बात करेंगे, पर मैं एक बार जरा वीएनटीआर को रिलेट करने वाला हूं मिनी सैटेलाइट से। होता क्या है जरा ध्यान से देखना। मैं वीएनटीआर को रिलेट करूंगा, इसको समझना ध्यान से देखना बेटा, मैं जो बताने जा रहा हूं। तो अब मैंने ये कहा, ध्यान से देखो, मैंने कहा भाई देखो, हम मिनी सैटेलाइट लेते हैं। मिनी सैटेलाइट को किसमें यूज करते हैं? यूज्ड इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। इसको हम इस्तेमाल करते हैं किसमें? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में इस्तेमाल करते हैं। किसको? मिनी सैटेलाइट। तो मिनी सैटेलाइट को हमने डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में इस्तेमाल किया है। क्यों किया, कैसे किया, समझो ध्यान से। मान लो आपने ये डीएनए बना दिया, आपने डीएनए बना दिया। इस डीएनए पर ये मेरे पास एक सीक्वेंस है, GAATTGCA। ये सीक्वेंस है, आप देख रहे हो, काफी बड़ा रिपीट है ये, GAATTGCA। ये काफी बड़ा रिपीट है, ठीक है, क्लियर। तो ये जो रिपीट, ये एक रिपीट है बेटा, ये एक क्या है? रिपीट है। तो मान लो इसे एक रिपीट को मेरे पास ऐसे 40 रिपीट है, 50 रिपीट है, 50 रिपीट्स हैं, ऐसे 50 रिपीट्स है, ठीक है। लगातार मान लो ऐसे 100 रिपीट्स हो सकते थे, 200 रिपीट्स हो सकते थे। होता क्या है? होता ये है, अगर मान लो ऐसे करते करते 100 रिपीट है, अगर मैं कहूं आपको, देखो मतलब जैसे मान लो ये एक रिपीट है, ये दिस इज 1 रिपीट, ये 2 रिपीट, ये 3 रिपीट, ऐसा एक रिपीट ये रहा, ऐसे करते करते मान लो 100 रिपीट है। अगर मेरे पास किसी एक रिपीट में कहीं म्यूटेशन हो जाए, म्यूटेशन कैसे हो जाए? जैसे मान लो मेरे पास ये 4th है, ये मैं लिखता हूं 49th रिपीट जो है, उस 49th रिपीट में देख लो ऐसे मेरे पास 100 रिपीट है। मैं मिनी सैटेलाइट की बात कर रहा हूं। पहला, उसमें साइज ऑफ रिपीट बड़ा होगा, नंबर ऑफ रिपीट मिनी सैटेलाइट में ज्यादा होंगे, जीसी कंटेंट ज्यादा होगा, जिससे डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। मैंने यहां पर ये लिखा
कि जो 49th रिपीट है वह म्यूटेशन हो जाए, म्यूटेशन हो गई, ठीक है, इन एंसेस्टर ऑफ ह्यूमन ए। मान लो अगर मैं सिंपल ये कहता हूं आपको कि 49th रिपीट पे म्यूटेशन हो गई, तो मेरे पास 48 रिपीट लगातार आएंगे ऐसे, फिर एक गैप आ जाएगा, फिर दोबारा से मेरे पास 50 रिपीट्स फिर से आ जाएंगे। गैप कैसे आ गया सोचो, देखो 49th रिपीट में यहां पर कहीं मान लो टी की जगह जी आ गया, तो 48 तो लगातार ये हो गए, कॉन्टिन्यूस ये हो गए, फिर एक गैप आया, फिर 50 रिपीट आ गए। तो हम सिंपल ये समझाना चाह रहे हैं कि आप VNTR की फुल फॉर्म समझो, वेरिएबल, वेरिएबल मतलब बदलता हुआ, नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। तो इन कॉन्टिन्यूस रिपीट्स के नंबर वेरिएबल हैं दो अलग अलग ह्यूमन में। कैसे वेरिएबल हैं? क्योंकि उनमें म्यूटेशन ने क्या किया, मान लो एक 1000 रिपीट्स का एक बड़ा डीएनए मिनी सैटेलाइट था, या मान लो हम लोग एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है कि मिनी सैटेलाइट का साइज 0.1 से 20 KB होता है। नाउ 0.1 का मतलब हो गया मेरे पास 100 बेस पेयर, और 20,000 बेस पेयर आ गया किलो बेस पेयर तक, इतने तक जा सकता है। तो हमने सिंपल ये बोला है, मान लो आपके पास एक मिनी सैटेलाइट है, मिनी सैटेलाइट में ये सारे रिपीट्स हैं, म्यूटेशन होने की वजह से नंबर ऑफ कॉन्टिन्यूअस रिपीट्स चेंज हो गए। किसी ह्यूमन में हो सकता है 40 कॉन्टिन्यूअस रिपीट हो, फिर गैप हो, फिर कुछ हो सकता है किसी और में 400 लगातार ये आ जाए, फिर कोई म्यूटेशन हुई हो, क्योंकि म्यूटेशन तो रैंडम है। तो मेरे पास हम ये सिंपल आपको समझा रहे हैं कि अगर आपके पास दो ह्यूमन है, ध्यान से सुनो बेटा, ये दो ह्यूमन है, इन ये मान लो ह्यूमन ए है, ह्यूमन ए है, और ये आपके पास क्या है, ह्यूमन बी है, ह्यूमन बी है। ये दो ह्यूमन है मेरे पास, एक ए है और बी है। मेरे पास मैंने इसको इस तरीके से मान लो ये रिपीट्स हैं, ऐसे करते करते ये मान लो 1000 रिपीट है। तो ह्यूमन ए में, ह्यूमन ए के किसी एंसेस्टर में कभी मान लो 400 नंबर पर म्यूटेशन हुई थी, 400 जो रिपीट था वहां म्यूटेशन हुई थी। टोटल 1000 रिपीट है इस मिनी सैटेलाइट में। इस मिनी सैटेलाइट में कितने हैं बेटा, 1000 रिपीट है। तो एक म्यूटेशन 400 के बाद हुई, और तो इसका मतलब 400 लगातार रिपीट, फिर एक म्यूटेशन आ गई, फिर उसके बाद मेरे पास 599 रिपीट्स आ गए। अब ह्यूमन बी है, ह्यूमन बी में म्यूटेशन जो हुई, मान लो म्यूटेशन हो गई मान लो 100 नंबर पे, 100 नंबर पे, तो मेरे या 100-01 पे, ध्यान से सुनो, 100 रिपीट्स आ गए, उसके बाद एक म्यूटेशन आ गई, फिर 799 या हम लोग लिख सकते हैं 899 रिपीट्स हो गए मेरे पास। तो मैं सिंपल आपको यह समझाना चाह रहा हूं कि ये दोनों मिनी सैटेलाइट हैं, दोनों का साइज मान लो 1000 रिपीट्स का है। इस पर होने वाली म्यूटेशन की लोकेशन इस पर होने वाले म्यूटेशन की लोकेशन से अलग होगी, और ये म्यूटेशन जरूरी नहीं इनमें हुई हो, इनके एंसेस्टर में हुई थी और इकट्ठी होती चली गई। रिजेक्ट क्यों नहीं हुई? रिजेक्ट इसलिए नहीं हुई, ध्यान से सुने बेटा, रिजेक्ट इसलिए नहीं हुई क्योंकि ये नॉन कोडिंग रीजन पे हुई थी, और नॉन कोडिंग रीजन की म्यूटेशंस रिजेक्ट नहीं होती। तो मैं आपको यहां पर यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको यहां पर यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं बेटा कि VNTR होता क्या है। VNTR की फुल फॉर्म है वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। अब मैं जो लाइनें बोलूंगा उसको कम से कम 3 बार सुनना ध्यान से, तब आपको ये समझ आएगी। मैंने ये बोला है, ध्यान सुनेंगे, मैंने ये बोला है कि हमें क्या करना है, दो ह्यूमन के बीच में डिफरेंस फाइंड आउट करना है। वो डिफरेंस मुझे उनके नॉन कोडिंग रीजन में मिलेगा। हमने कहा कि नॉन कोडिंग रीजन में भी मैं सैटेलाइट डीएनए पर जाऊंगा जहां मुझे डिफरेंस मिलने के चांसेस ज्यादा हैं। सैटेलाइट डीएनए में भी बड़ी सैटेलाइट होती है मिनी सैटेलाइट। जितना बड़ा डीएनए होगा उतने चांसेस ऑफ म्यूटेशन बढ़ जाएंगे, क्योंकि रैंडम चेंजेस हो सकते हैं। वो जो म्यूटेशन हो रही है उसकी वजह से जो वेरिएशन आती है उसे पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। नाउ पॉलीमॉर्फिज्म इज अ बेसिस, पॉलीमॉर्फिज्म इज अ बेसिस जिसकी वजह से आप डिफरेंस फाइंड आउट करोगे। ड्यू टू पॉलीमॉर्फिज्म वी ऑब्टेन VNTR। VNTR का मतलब
वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। मतलब क्या हुआ, अगर 1000 रिपीट इसमें है सैटेलाइट पे, 1000 इसमें है सेम लोकेशन पे, मान लो क्रोमोसोम नंबर 5 पर 1000 रिपीट ये हैं और 1000 रिपीट ऐसे थे, पर म्यूटेशन होने की वजह से सिर्फ 400 लगातार रिपीट आए, फिर गैप आ गया, फिर आगे आएंगे। तो ऐसे ही इसमें म्यूटेशन अलग जगह हुई होगी। तो हम ये टारगेट कर रहे हैं कि किसी पर्टिकुलर क्रोमोसोम पर वो जो नंबर ऑफ रिपीट्स थे उनका नंबर वेरिएबल होगा 2 ह्यूमन में, क्योंकि उनमें होने वाली म्यूटेशन उनके एंसेस्टर्स के थ्रू अलग अलग आई होगी। ऐसे हम पता करते हैं डिफरेंस। तो व्हाट इज VNTR? VNTR is variable number of tandem repeats, variable number of tandem repeats। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स का मतलब है कि जो लगातार रिपीट्स हैं उनका नंबर काफी वेरिएबल है, उनका नंबर काफी ज्यादा वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब काफी ज्यादा वेरी कर रहा है। कैसे वेरी कर रहा है? क्योंकि म्यूटेशन अलग अलग हुई है। इतनी चीज याद रखो। अब ये कैसे करेंगे, अच्छा अब ये एग्जैक्टली करते कैसे हैं उसको समझने की कोशिश करना। अगर ये समझ आ गया तो पूरा प्रोसेस इजी है। देखो हम क्या करेंगे, मेरे पास मान लो ये क्रोमोसोम नंबर 5 है, ध्यान से सुनना, ये क्रोमोसोम नंबर 5 है ह्यूमन ए का, क्रोमोसोम नंबर 5 है ह्यूमन ए का, ह्यूमन ए का, ठीक है। ये मेरे पास क्रोमोसोम नंबर 5 है ह्यूमन बी का। हमने क्या किया हुआ है, लैब में ऑलरेडी VNTR प्रोब बना रखे हैं। मतलब हमने क्या किया, सैटेलाइट डीएनए लेकर, जैसे मान लो ये सैटेलाइट डीएनए है, ये ATTTGC करके एक सैटेलाइट डीएनए है। ऐसा ही इसमें मैंने मान लो ATTGC ऐसे करके, ये 5' है, ये 3' है, मान लो इसमें मैंने TTGC ये करके, ये मैंने एक सैटेलाइट डीएनए ले लिया। अब देख रहे हो इसमें ये 2 रिपीट हैं, ऐसे 200 भी हो सकते थे। ये जो सैटेलाइट डीएनए लिया इसको मैंने नाम दे दिया VNTR प्रोब। नाउ व्हाट इज VNTR प्रोब? हमने लैब में, देखो मुझे क्या हुआ, स्टडीज करते करते ये आइडिया हो गया कि एक पर्टिकुलर सीक्वेंस जो सारे क्रोमोसोम पे हो सकता है, सारे क्रोमोसोम पे होगा, और वो एक्चुअल में सैटेलाइट डीएनए का पार्ट है, उसको मैंने सिंगल स्ट्रैंड करके इसके यहां मैंने रेडियो एक्टिविटी जोड़ दी। तो जब रेडियो एक्टिविटी जोड़ दी तो इसको मैंने नाम दिया, और ये कैसा कर दिया मैंने, सिंगल स्ट्रैंड कर दिया। जब मैंने सिंगल स्ट्रैंड, और इसका कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए इन सब पर प्रेजेंट है, क्रोमोसोम 5 पर है, तो इसे मैंने नाम दिया VNTR। तो मैंने क्या किया, इन लैब में क्या हुआ है, इन लैब हमने वी डेवलप VNTR प्रोब, हमने लैब में VNTR प्रोब डेवलप करे हैं। हमने लैब में क्या किया है बेटा, ध्यान से सुनो, लैब में क्या किया है, VNTR प्रोब डेवलप किए हैं। अब ये VNTR प्रोब क्या होते हैं, जैसे हमें पता चला कि देखो भाई मिनी सैटेलाइट में VNTR के थ्रू अंतर पता लगाया जा सकता है। मतलब ड्यू टू म्यूटेशन नंबर ऑफ रिपीट्स के नंबर वेरिएबल है। तो हमने क्या किया, लैब में कुछ 10-15 रिपीट के साथ एक डीएनए सीक्वेंस ले लिया और उसे VNTR प्रोब कह दिया। ये VNTR प्रोब हर उस डीएनए के कॉम्प्लीमेंट्री होगा जो प्रेजेंट हो सकता है। तो ये डीएनए क्रोमोसोम 5 पर भी है, हर ह्यूमन के क्रोमोसोम नंबर 5, 6, 7 सब पर होता है। ऐसे ही मैंने VNTR प्रोब सिलेक्ट किया होगा। ये सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑलरेडी लैब में अवेलेबल है। मतलब हमने रिसर्च के थ्रू VNTR प्रोब डिसाइड कर लिए, ये वाला हम यूज करेंगे। तो जब मैंने ये वाला VNTR प्रोब यूज किया तो मैंने ये देखा कि जब ये क्रोमोसोम नंबर 5 पर जाकर फ्यूज करता है तो यहां लगेगा, यहां ऐसे लगा, ऐसे लगा, ऐसे लगा, तो मुझे टोटल यहां पर 4 बैंड मिले। ठीक है, 4 बैंड मिले। क्लियर? 4 बैंड का मतलब ये VNTR प्रोब 4 जगह कॉम्प्लीमेंट्री है एक क्रोमोसोम पे। ह्यूमन बी पर जब वो फ्यूज किया तो मुझे 4 की जगह हो सकता है 6 बैंड मिल जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये VNTR प्रोब यहां पर ज्यादा रीजन के कॉम्प्लीमेंट्री है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हो सकता है म्यूटेशन की वजह से
वो VNTR रीजन जो था जिसका ये कॉम्प्लीमेंट्री था वो बदल चुका हो, तो इसका मतलब ये अलग ह्यूमन का डीएनए, ये अलग ह्यूमन का डीएनए। अगर ये दोनों सेम ह्यूमन का क्रोमोसोम नंबर 5 होता तो नंबर ऑफ बैंड सेम आते। ऐसे हम करते हैं। तो मैंने आपको क्या बोला, मैं एक बार पूरा सीक्वेंस रिपीट कर रहा हूं। पहला हमने क्या बोला, सबसे पहले हमने बोला है कि भाई देखो हमने सीक्वेंसिंग नहीं करनी, हमने क्या करना है, डिफरेंस पता लगाना है। डिफरेंस पता लगाने के लिए नॉन कोडिंग रीजन पे जाओ जहां डिफरेंस मिलने के बहुत हाई चांसेस हैं। उसमें भी आप क्या पता करो बेटा, नॉन कोडिंग रीजन में भी आप एक स्पेशल डीएनए पे जाओ जिसे आप सैटेलाइट डीएनए कहते हो। सैटेलाइट डीएनए एक स्पेशल टाइप का डीएनए होता है जिसमें कोई पर्टिकुलर सीक्वेंस बार बार रिपीट होता है। साइज और नंबर ऑफ रिपीट की वजह से मिनी और माइक्रो सैटेलाइट बोलते हैं। मिनी सैटेलाइट कंपैरेटिवली बड़ा है इसलिए डिफरेंसेस फाइंड करने ज्यादा इजी होंगे, तो यू गो फॉर मिनी सैटेलाइट। नाउ इन मिनी सैटेलाइट व्हाट वी फाउंड, मिनी सैटेलाइट में हमें क्या मिलता है, ध्यान से सुनेंगे। मिनी सैटेलाइट में हमें क्या मिलता है मैं क्लियर बता देता हूं। मिनी सैटेलाइट में मुझे ऐसा दिखेगा कि यार डिफरेंसेस तो मिल रहे हैं, डिफरेंसेस, ध्यान सुनो बेटा, डिफरेंसेस तो हैं, पर हमने ये समझना है कि क्योंकि वो नॉन कोडिंग है और एंसेस्टर के थ्रू डिफरेंसेस इकट्ठे होते हुए आ गए होंगे, तो मैं ये कहूंगा कि मेरे क्रोमोसोम नंबर 5 और आपके क्रोमोसोम नंबर 5 में उस सैटेलाइट, मिनी सैटेलाइट की लोकेशन पर कुछ डिफरेंसेस होंगे। उसके लिए क्या किया, हमने एक कॉन्सेप्ट यूज किया VNTR। व्हाट इज VNTR? VNTR क्या होता है, क्योंकि सैटेलाइट डीएनए, मिनी सैटेलाइट पे म्यूटेशन होती रहती है, तो जो रिपीट्स के नंबर हैं, क्योंकि लगातार रिपीट्स के बीच में म्यूटेशन करोगे तो नंबर वेरिएबल हो जाएंगे। मान लो 1000 रिपीट थे, म्यूटेशन करने से 600 रह गए, 400 रह गए, ऐसे रह गए, तो उसको हम कहते हैं VNTR। हमने क्या किया, ऐसा ही एक सीक्वेंस ले लिया जो सारे क्रोमोसोम पे मिलता है और जिसमें रिपीट होता है, उसे मैंने VNTR प्रोब कह दिया। अब ये VNTR प्रोब जाकर मैं हाइब्रिडाइज करूंगा और ऑटो रेडियोग्राफी से देखूंगा। हाइब्रिडाइज ये जाकर अपने कॉम्प्लीमेंट्री रीजन से होगा, लेकिन ड्यू टू म्यूटेशन मेरे पास वो कॉम्प्लीमेंट्री रीजन वेरी कर जाते हैं। और वो वेरी क्यों कर जाते हैं, क्योंकि वहां पर पॉलीमॉर्फिज्म हुई है। तो मैं नंबर ऑफ बैंड्स, मान लो यहां 4 बैंड है, तो इसका मतलब इस VNTR प्रोब के कॉम्प्लीमेंट्री 4 रीजन है। यहां पर ड्यू टू म्यूटेशन, यहां पर ड्यू टू म्यूटेशन कम है, यहां म्यूटेशन कम हुई, तो यहां पर हो सकता है वो बैंड्स कॉम्प्लीमेंट्री ज्यादा हो। तो उन पर्टिकुलर कॉम्प्लीमेंट्री रीजन को आइडेंटिफाई करना है जो मिनी सैटेलाइट का पार्ट है। तो ऐसे नंबर ऑफ बैंड्स काउंट करके आप डिफरेंस पता लगाते हो। पूरा प्रोसेस ये है। मैं बेटा ऐसा होप करता हूं, ये टॉपिक इतना मुश्किल होता है कई बार बच्चों को समझ नहीं आता, इसलिए कम से कम लेक्चर को 2 से 3 बार देखना, लास्ट वाले पार्ट्स को ध्यान से समझने की कोशिश करना। डाउट्स ले सकते हैं, पर मैं इसको दोबारा भी रिकॉर्ड करूंगा तो भी ये ऐसा ही समझ में आएगा। मैं क्लियर हूं एकदम। मैं उन सारे पॉइंट्स को अब एनसीईआरटी से एक्सप्लेन कर रहा हूं जो एनसीईआरटी में है। ये प्रिंसिपल ही है जो नहीं समझ आता, और मैं फिर स्टेप्स बता रहा हूं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग डेवलप किया था एलेक्स जेफरी ने, स्टेप्स पे जाएंगे, पर एकदम क्लियर हूं मैं इस चीज को लेके। जरा फर्स्ट एक बार इसकी एनसीईआरटी देखो क्या कह रही है। देखो एनसीईआरटी क्या कहती है, एक लाइन देखो ध्यान से। एनसीईआरटी कहती है कि हमने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से ये पता किया कि 99.9% डीएनए सेम है, ठीक है, और टोटल ह्यूमन जीनोम कितना है, 3 × 10⁹ बेस पेयर है, ठीक है, क्लियर, सही है, ठीक है। It is these differences in the sequence of DNA which make every individual unique in their phenotypic appearance, है ना, यही वो अंतर है जिसकी वजह से दोनों में, किसी 2 ह्यूमन में अंतर आता है, ठीक है, क्लियर। तो हमें उनके बीच में क्या पता करना है, डिफरेंस पता करना है। लेकिन वो कह रहा है कि अगर पॉइंट देखो, अगर 0.1% हमारे पास क्या है, डिफरेंट है, तो वो 0.1% भी कितना होगा, 3 × 10⁶ बेस पेयर होगा। अगर उसे मुझे कंपेयर करना हो तो ये भी एक डॉन्टिंग टास्क है। डॉन्टिंग मतलब मुश्किल टास्क है कि इतने डीएनए को भी कंपेयर करना। तो क्यों ना हम स्पेसिफिक रीजन पे जाएं। तो एनसीईआरटी ने कहा है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग डिफरेंस इन सम स्पेसिफिक रीजन इन डीएनए सीक्वेंस कॉल्ड रेपिटेटिव डीएनए। तो एनसीईआरटी क्लियर है इस बात को लेके कि उसने बिल्कुल ये क्लियर बोला है कि अंतर मुझे वहां पता करना है जो मेरे पास रेपिटेटिव डीएनए है। व्हाट इज रेपिटेटिव डीएनए?
एक ऐसा डीएनए ध्यान सुनो बेटा, रेपिटेटिव डीएनए की बात कर रहे हैं हम लोग। रेपिटेटिव डीएनए क्या है? एक ऐसा डीएनए हमें वहां पता करना है, बिकॉज इन दिस सीक्वेंस अ स्मॉल स्ट्रेच ऑफ डीएनए इज रिपीटेड मैनी टाइम्स। समझ आ रहा है? जैसे GTTC करके वो सीक्वेंस बार बार रिपीट हो रहा है। द रेपिटेटिव डीएनए आर सेपरेटेड फ्रॉम, देख रहे हो, अगर मैं किसी का जीनोमिक डीएनए निकालूं तो डिफरेंट पीक ड्यूरिंग सीजियम क्लोराइड डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन। अगर आप डेंसिटी सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे, तो उसमें ये अलग हो जाएगा। कैसे अलग हो जाएगा? डेंसिटी की वजह से। तो बल्क डीएनए फॉर्म ज्यादा मिलेगा मुझे, और छोटे पीक मतलब स्मॉल सेगमेंट्स में मुझे क्या मिलेगा? सैटेलाइट डीएनए मिलेगा। तो जो प्राइमरी हो गया वो ये, सेकेंडरी हो गया सैटेलाइट डीएनए। और कह रहा है डिपेंडिंग ऑन बेस कंपोजिशन 80 है, जीसी रिच है, क्योंकि जीसी रिच की डेंसिटी ज्यादा होती है। लेंथ ऑफ सेगमेंट एंड नंबर ऑफ रिपीट, ये लेंथ ऑफ रिपीट है बेटा, सेगमेंट मतलब लेंथ ऑफ रिपीट एंड नंबर ऑफ रिपीट। सैटेलाइट डीएनए को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, मिनी और माइक्रो। ठीक है, दीज सीक्वेंस नॉर्मली, ध्यान से देखेंगे, दीज सीक्वेंस ध्यान से देखेंगे बेटा एक बार इसको देखो, दीज सीक्वेंस डू नॉट कोड फॉर एनी प्रोटीन। तो ये एग्जैक्टली कह रहा है कि ये जो सीक्वेंस है किसी प्रोटीन के लिए कोड नहीं करता, ये आपके सामने है। नॉट कोड फॉर, नॉन कोडिंग हो गए, ठीक है। और ये एक लार्ज पोर्शन बनाते हैं, लार्ज पोर्शन इन द सेंस मैक्सिमम, तो ये लार्ज पोर्शन मतलब नॉन कोडिंग है ये। दीज सीक्वेंस शो हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, हमने कहा था ना हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म शो करेगा, इसीलिए ये बेसिस है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। Why we are using satellite DNA? Because उसमें ज्यादा डिफरेंस मिलता है, हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। सिंस डीएनए फ्रॉम एवरी टिश्यू, ब्लड, हेयर, मान लो हमारी बॉडी, ध्यान से सुनो बच्चे, यहां पर देखो, हमारी बॉडी के हर एक सेल में सेम डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, बिकॉज इट डिराइव फ्रॉम जाइगोट की म्यूटेशन। इफ इट डिराइव फ्रॉम म्यूटेशन ऑफ जाइगोट, तो डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? सेम रहेगा। ठीक है, क्लियर, सही है। दे बिकम वेरी यूजफुल आइडेंटिफिकेशन टूल इन फोरेंसिक एप्लीकेशन, क्योंकि कह रहे हैं भाई देखो, फोरेंसिक एप्लीकेशन में क्या हुआ, आपने सस्पेक्ट से डीएनए मांगा और क्राइम सीन पे हेयर मिला, उसके डीएनए को कंपेयर करोगे तो आप कहोगे अगर सेम डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म है तो दिस पर्सन वाज प्रेजेंट एट क्राइम सीन। तो इसका मतलब ये फोरेंसिक में काफी इंपॉर्टेंट हो गया। फर्दर, एज पॉलीमॉर्फिज्म आर इनहेरिटेबल फ्रॉम पेरेंट टू चिल्ड्रन, तो इसीलिए पेटर्निटी टेस्ट में देख रहे हो, देखो हम ये कह रहे हैं कि हमारा स्किन सेल और ब्लड सेल में सेम डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म है, तो इसका मतलब हम क्राइम सीन से पता कर सकते हैं। दूसरा, पेटर्निटी टेस्ट में भी ये यूजफुल रहेगा। ठीक है, आगे आ जाओ। अब पॉलीमॉर्फिज्म एग्जैक्टली क्या होता है? देखो, पॉलीमॉर्फिज्म इज अ क्या है? डीएनए सीक्वेंस बेसिस ऑफ जेनेटिक मैपिंग और ह्यूमन जीनोम दोनों में यूज कर सकते हैं। इट इज एसेंशियल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म मींस। सिंपल टर्म, पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब है वेरिएशन एट जेनेटिक लेवल। अगर जेनेटिक लेवल पर कोई वेरिएशन होती है तो उसे हम क्या नाम देते हैं? उसे हम नाम देते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, अराइज ड्यू टू म्यूटेशन। ठीक है, डिफरेंट काइंड ऑफ म्यूटेशन एंड देयर इफेक्ट दैट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन चैप्टर 5, है ना। डिफरेंट टाइप ऑफ, ध्यान सुने बेटा, डिफरेंट टाइप काइंड ऑफ म्यूटेशन एंड देयर इफेक्ट। ठीक है, क्लियर। न्यू म्यूटेशन मे अराइज इन एन इंडिविजुअल आइदर इन सोमैटिक सेल और इन द जर्म सेल। आप इस चीज को समझें ध्यान से बेटा, हम ये कह रहे हैं, ध्यान से देखो हमने क्या बोला है, हमने ये बोला है कि न्यू म्यूटेशन, जो नई म्यूटेशन है वो आ सकती है किसमें? इंडिविजुअल में, आइदर इन सोमैटिक सेल और इन अ जर्म सेल। समझो इस चीज को, सोमैटिक सेल में आ सकती है और हमारे पास किस में आ सकती है? जर्म सेल में। ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है देखो ध्यान से, पॉलीमॉर्फिज्म इज जेनेटिक लेवल म्यूटेशन जो हो रही है, वेरिएशन हो रही है। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है कि नई म्यूटेशन किस में आ सकती है? सोमैटिक सेल में भी आ सकती है और जर्म सेल में भी। अगली जनरेशन में कौन से वाली जाएगी? जर्म सेल वाली, है ना। ठीक है, ये कह रहा है अगर जर्म सेल की म्यूटेशन हो और वो उसको इंडिविजुअल में कोई प्रॉब्लम ना लाए, जैसे मान लो जर्म सेल में म्यूटेशन और इंडिविजुअल मर जाए तो म्यूटेशन भी खत्म हो गई, तो पर वो कोई प्रॉब्लम ना लाए तो वो आगे अगली जनरेशन में पास होगी
और स्प्रेड होगी अदर मेंबर उसकी प्रोजेनी में जाएगी। ठीक है, अब इसने यही बोला है बेटा जो अलील्स होती हैं, अलील्स क्या है, सीक्वेंस वेरिएशन होती है। याद करो मैंने कहा था ना कि दो एलील में क्या फर्क होता है, उनके डीएनए सीक्वेंस में माइनर डिफरेंस होता है, तो वो भी क्या है, एक तरीके से डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म है। क्लियर, यहां तक समझ में आ रहा है? ठीक है, क्लियर। तो अब एक चीज और इसने बोली है बेटा, इफ मोर देन वन वेरिएंट एट अ लोकस अकर इन ह्यूमन पॉपुलेशन विद अ फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन, इसको तब एलील कहते हैं। देखो व्हाट इज डिफरेंस, इसने यहां पर एक पॉइंट बोल दिया है कि भाई अगर किसी लोकस पर, लोकस मतलब याद करो लोकाई पढ़ा था हमने, अगर किसी लोकाई पर म्यूटेशन होती है और वहां पे पॉलीमॉर्फिज्म हो गई, अगर उसके बहुत सारे इंडिविजुअल पॉपुलेशन में मिलते हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी इससे ज्यादा है, तब उसे हम एलील बोल देते हैं। इन सिंपल टर्म, इफ एन इनहेरिटेबल म्यूटेशन इज ऑब्जर्व्ड इन अ पॉपुलेशन एट हाई फ्रीक्वेंसी, इट इज रिफर्ड एज डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। तो डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म सिंपल टर्म में ड्यू टू म्यूटेशन हमारे पास जो वेरिएशन आती है जेनेटिक लेवल पे और वो पॉपुलेशन में दिखे, उसे हम डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। ठीक है, क्लियर। और ये पॉलीमॉर्फिज्म ज्यादा किस में होगी बेटा, नॉन कोडिंग सीक्वेंस में ज्यादा होगी, क्योंकि वो रिजेक्ट नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि वो नॉट हैव एनी इमीडिएट इंपैक्ट, किसी भी इंडिविजुअल में इमीडिएट इंपैक्ट नहीं है, रिजेक्ट नहीं हो रही है। दीज म्यूटेशंस कीप ऑन एक्यूमुलेटिंग जनरेशन आफ्टर जनरेशन, ये म्यूटेशन एक जनरेशन के बाद दूसरे जनरेशन में क्या होती जाती है, इकट्ठी होती जाती है। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि जो मिनी सैटेलाइट है उस पर जो म्यूटेशन हुई है वो जनरेशन बाय जनरेशन क्या हो गई है, इकट्ठी होती चली गई है। इकट्ठी होती चली गई से मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लो एंसेस्टर में एक म्यूटेशन हुई, क्योंकि मिनी सैटेलाइट या सैटेलाइट डीएनए वो नॉन कोडिंग डीएनए, वो रिजेक्ट नहीं हुई। अगर वो जर्म सेल में हुई तो इकट्ठी हुई, ऐसे होते होते वो पास ऑन होती चली गई। इसी को तो देयर इज अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म रेंजिंग फ्रॉम सिंगल न्यूक्लियोटाइड, है ना, एसएनपी की बात कर रहा है बेटा, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म एंड वेरी लार्ज स्केल चेंजेस फॉर एवोल्यूशन एंड स्पीशिएशन, सच पॉलीमॉर्फिज्म प्ले इंपॉर्टेंट रोल। मतलब आप एक चीज समझो ध्यान से, मैं अगर आपको कहता हूं कि कभी फ्यूचर में कोई नई जीन इवॉल्व करनी है और नई स्पीशीज बनानी है, तो उसके लिए जेनेटिक लेवल वेरिएशन तो चाहिए होगी ना, नई जीन बनेगी कैसे, एग्जिस्टिंग नॉन कोडिंग रीजन्स में म्यूटेशन होगी। तो ये पूरा पैराग्राफ ये बता रहा है कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या है एग्जैक्टली, व्हाट इज पॉलीमॉर्फिज्म, जेनेटिक लेवल वेरिएशन। वो कोडिंग में भी हो सकती है, नॉन कोडिंग, नॉन कोडिंग वाली रिजेक्ट नहीं होती। अगर वो जर्म सेल में हो गई और नॉन कोडिंग रीजन में हुई है तो आगे पास ऑन होती चली जाएगी। पॉलीमॉर्फिज्म एसएनपी भी हो सकते हैं, सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज भी हो सकता है, बड़े स्केल की भी हो सकती हैं, ज्यादा भी हो सकती हैं, और वो बेसिकली किसके लिए हेल्पफुल होती हैं, वो हो किस लिए रही हैं, स्पीशिएशन के लिए और नई जीन बनाने के लिए। पर हम उनको बेसिस बनाकर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में डिफरेंसेस फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या बोला है, तो टेक्निक ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इनिशियली डेवलप बाय एलिक जेफरी। ठीक है, इसने क्या यूज किया था बेटा, सैटेलाइट डीएनए एज अ प्रोब। देख रहे हो मैंने वीएनटीआर प्रोब की बात की थी, तो ही यूज सैटेलाइट डीएनए एज अ प्रोब जिसमें डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म बहुत ज्यादा है, वेरिएशन ज्यादा मिलती है, और उसे उन्होंने क्या बोला, वीएनटीआर प्रोब, वीएनटीआर वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, सदर्न ब्लॉट क्या होता है ये सब बता रहा हूं। ठीक है, क्लियर, सदर्न ब्लॉट, रेडियो लेबल, वीएनटीआर प्रोब, ये सारा कुछ बता रहा हूं, ये स्टेप्स हैं बेटा। अब हमारे पास ये स्टेप्स हैं, अभी तक सिर्फ प्रिंसिपल था डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जो हमने इतनी देर तक पढ़ा, वो प्रिंसिपल था। अगर एक एक लाइन समझ आ जाएगी आपको तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है, क्लियर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बेटा। देखो हम नेक्स्ट क्या बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे आप लोग। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं अब स्टेप्स, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के स्टेप्स क्या है। ठीक है, स्टेप्स क्या है हमारे पास डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के, उसकी बात करनी है। सबसे पहला स्टेप, ध्यान से सुनना बेटा, इंपॉर्टेंट है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के स्टेप्स की बात कर रहे हैं। सबसे पहला स्टेप हमारे पास आइसोलेशन ऑफ डीएनए,
हम डीएनए को आइसोलेट करते हैं सोर्स सेल से। सोर्स सेल क्या हो सकता है, मान लो हेयर सेल, है ना, हेयर सेल हो सकता है, स्किन सेल हो सकता है, कुछ भी, कोई भी सेल हो सकता है, हेयर सेल, स्किन सेल, कुछ भी, ठीक है। तो मैंने डीएनए को आइसोलेट कर लिया, ठीक है। उसके बाद उसको कट कर दो, कट विद रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। उसको किससे काट दो, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से काट दो, ठीक है। क्या कट कर दो, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से उसको कट कर दो, ठीक है। थर्ड क्या करो बेटा, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करो। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करोगे तो डीएनए सेपरेट हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ सीविंग इफेक्ट की वजह से, साइज की वजह से, छोटे साइज का फास्ट रन करेगा। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करोगे जिससे सेपरेशन ऑफ डीएनए होगी। क्या होगी, सेपरेशन ऑफ डीएनए हो गई। ये किसने डेवलप किया है बेटा, एलेक जेफरी, है ना। सेपरेशन ऑफ डीएनए हो गई, मैंने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कर दिया। अब क्या करूंगा मैंने बेटा आइसोलेशन ऑफ डीएनए किया, कट विद रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है, कट विद रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। और मैंने क्या किया, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कर दी जिसे मैंने सेपरेशन ऑफ डीएनए का, ठीक है, क्लियर। मैंने ये कर दी बेटा, सेपरेशन ऑफ डीएनए कर दिया। अब डीएनए मेरे पास किस पे है, जेल पे। हम क्या करते हैं, ध्यान से सुने बच्चे, हमें डीएनए को क्या करना पड़ता है, किसी ऐसे पेपर पे और नाइलॉन की मेम्ब्रेन पर लाना पड़ता है ताकि मैं आगे का प्रोसेस कर सकूं। देखो आप डीएनए को किस पर ले आए हो, जेल पे ले आओ। तो डीएनए इज ऑन जेल, इज नीड टू ट्रांसफर ऑन नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन और नाइलॉन मेम्ब्रेन, किसी एक पर ले आए। मतलब डीएनए को हम किसी एक पर ले आए, डीएनए इज ऑन जेल, इज नीड टू ट्रांसफर ऑन नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन और नाइलॉन मेम्ब्रेन, किसी एक पर मैं लेकर आता हूं, उसे हम कहते हैं ब्लॉटिंग। ब्लॉटिंग मतलब एक तरीके से ट्रांसफर कर रहे हैं। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम सदन था, उन्होंने ये प्रोसेस डेवलप किया था, इसे इसलिए कहते हैं सदन ब्लॉट। तो सदन ब्लॉट क्या होता है जरा देख लो, मैं आपको बता रहा हूं। मान लो आपके पास ये जेल है, ये एग्रोस जेल है। तो एग्रोस जेल जो था मेरे पास, एग्रोस जेल, इस एग्रोस जेल पे मेरे पास डीएनए प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, डीएनए प्रेजेंट है, ठीक है। एग्रोस जेल पे मेरे पास क्या प्रेजेंट है बेटा, डीएनए प्रेजेंट है, समझ लो इस बात को। तो एग्रोस जेल पे मेरे पास क्या प्रेजेंट है, डीएनए प्रेजेंट है, समझना इसे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एग्रोस जेल पे मेरे पास क्या है, डीएनए प्रेजेंट है। एग्रोस जेल पे, ठीक है, क्लियर हो गई बात, ठीक। अब जरा आगे सुनना। तो एग्रोस जेल पे मेरे पास डीएनए प्रेजेंट है, ये रहा बैंड की फॉर्म में ऐसे। आप क्या चाह रहे हो, आप चाह रहे हो कि डीएनए जो एग्रोस जेल का वो किसी और मेम्ब्रेन पे चला जाए, उसकी उस मेम्ब्रेन पर ट्रांसफर करने के प्रोसेस को कहते हैं सदन ब्लॉट। तो हम एक तरीके से जब डीएनए ट्रांसफर करेंगे, डीएनए के फ्रेगमेंट्स को अगर हम ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसफर ऑन नाइलॉन मेम्ब्रेन, क्योंकि मुझे डीएनए को सिंगल स्ट्रैंड करना है, उसके लिए हो सकता है हीट करना पड़े और जेल पिघल जाएगा। तो उसको कैसे करते हैं, देखो मान लो मैं एक कंटेनर दिखाता हूं आपको, देखो कैसे हम करेंगे, ध्यान से सुनना इस बात को। मेरे पास ये एग्रोस जेल है, इस पर डीएनए, ये जो चीज ऐसे है, इसको मैंने ऐसे लगा रखा, ये चीज, ये रहा एग्रोस जेल, ठीक है। इस पर डीएनए है, इस पर क्या है, मेरे पास एग्रोस जेल में डीएनए है, ठीक। उसके बाद ये वो मेम्ब्रेन है जिस पर मुझे सेम लोकेशन पर डीएनए ट्रांसफर करना है। दिस इज नाइलॉन मेम्ब्रेन, मान लो दिस इज मेरे पास क्या है, नाइलॉन मेम्ब्रेन, ठीक। अब ये मेरे पास क्या हो गया, यहां पर मैंने एक फिल्टर पेपर लगा दिया और एक फिल्टर पेपर यहां लगा दिया। फिल्टर पेपर क्या होता है, कैपिलरी एक्शन होता है। तो एक तरीके का मैंने यहां फिल्टर पेपर लगा दिया, यहां भी लगा दिया और यहां भी लगा दिया। और इसमें मेरे पास बफर है, इसमें मेरे पास क्या है, बफर।
तो बफर जो होगा, ध्यान से सुनो, बफर जो होगा मूव करेगा, मूव फ्रॉम, देखो बफर जो होगा यहां से ऊपर की तरफ मूव करेगा एक फिल्टर पेपर से दूसरे फिल्टर पेपर पे। अगर आपने कभी फिल्टर पेपर पर देखा है पानी बहुत तेजी से एब्जॉर्ब करता है, तो बफर जो होगा वो ऐसे ऊपर मूव करेगा, तो यहां से डीएनए को निकालेगा और इसके ऊपर लगा देगा। मतलब जैसे जब पानी ऐसे ऊपर मूव कर रहा होगा तो यहां से वो क्या करेगा, यहां से वो डीएनए को निकालेगा और ऊपर मूव कर देगा ऐसे। तो ये चीज समझो। तो बेसिकली क्या होगा, बेसिकली क्या होगा कि यहां से डीएनए ऐसे निकलेगा और इस पर लग जाएगा, किस पे, नाइलॉन मेम्ब्रेन पे। तो नाइलॉन मेम्ब्रेन पर कैसे लगा, यहां पर आपने बफर ले लिया, एक फिल्टर पेपर ये है, एक फिल्टर पेपर ये है, ये मेरे पास जेल है। तो जब पानी ऊपर जाएगा तो डीएनए को उस जेल में से निकालकर सेम लोकेशन पर किस पर लगा देगा, नाइलॉन मेम्ब्रेन पर। तो डीएनए मुझे अब नाइलॉन मेम्ब्रेन पर, ध्यान सुने बेटा, अब मेरे पास क्या हो जाएगा, मैं लिख रहा हूं यहां पर, बफर मूव फ्रॉम कहां से, फिल्टर पेपर टू जेल एंड देन अनदर फिल्टर पेपर। उस तरीके से वो करेगा काम। तो आपको तो सिंपल नाम याद करना है बेटा, क्या प्रोसेस है वो नहीं पढ़ना, आपको ये पढ़ना है कि इसे हम कहते हैं सदन ब्लॉटिंग। कौन सा नाम देते हैं, सदन ब्लॉटिंग। सदन ब्लॉटिंग किसके लिए होती है, डीएनए के लिए, सदन ब्लॉटिंग। तो आपके पास ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, ईएम सदन नाम था बेटा, साइंटिस्ट का नाम था ईएम सदन। उसने डीएनए को जेल से नाइट्रोसेलुलोज पेपर पे ट्रांसफर करने का मेथड डेवलप किया, जिसे हम सदन ब्लॉट कहते हैं। सदन ब्लॉट से मैं किस पर ले आऊंगा, इस पे ले आऊंगा डीएनए को। तो हम इस चीज को क्लियर है कि सदन ब्लॉट किसके लिए है, सदन ब्लॉट डीएनए ट्रांसफर के लिए। किसको ट्रांसफर कर रहे हैं, डीएनए को ट्रांसफर कर रहे हैं। आपको अगर याद हो साउथ जो होता है, अब हम लिख सकते हैं नॉर्दर्न ब्लॉट, नॉर्दर्न, देखो बेटा साउथ का उल्टा लिख दिया नॉर्दर्न, देखो साउथ, सदन तो साइंटिस्ट का नाम था, नॉर्दर्न हमने ऐसे ही बना दिया, वो आरएनए के लिए होता है। अगर आपके पास जेल में आरएनए हो, उसको ट्रांसफर करना हो तो उसको कहते हैं नॉर्दर्न ब्लॉट। और वेस्टर्न ब्लॉट प्रोटीन के लिए होता है, वेस्टर्न ब्लॉट किसके लिए होता है, फॉर प्रोटीन। तो ये नाम याद कर लेना, क्वेश्चन आ सकता है नीट में इसमें, ठीक है, क्लियर हो गई बात। तो हमने यही चीज कर ली, देख रहे हो, इस पर से यहां ले आए हम लोग यहां पे, ठीक है। अब मेरे पास नाइलॉन मेम्ब्रेन पर ले आए, तो फिफ्थ स्टेप ये रहेगा, फिफ्थ स्टेप रहेगा आफ्टर सदन ब्लॉट, आफ्टर सदन ब्लॉट याद करो हमने क्या बनाया था, वीएनटीआर प्रोब बनाया था। तो आफ्टर सदन ब्लॉट हम क्या करेंगे, डीएनए इज हाइब्रिडाइज विद, डीएनए इज हाइब्रिडाइज विद, हमारे पास किससे हाइब्रिडाइज कर रहे हैं, डीएनए इज हाइब्रिडाइज विद, किसके साथ हाइब्रिडाइज कर रहे हैं, सुन लो ध्यान से, आफ्टर सदन ब्लॉट डीएनए इज हाइब्रिडाइज विद कॉम्प्लीमेंट्री, हाइब्रिडाइज विद डीएनए कौन सा वाला बेटा, जेल वाला। तो डीएनए जो उस पे था, डीएनए ऑन नाइलॉन मेम्ब्रेन, डीएनए ऑन नाइलॉन मेम्ब्रेन जिस पर मैं लेकर आया हूं ब्लॉटिंग के बाद, इज हाइब्रिडाइज विद, हाइब्रिडाइज विद रेडियो एक्टिव वीएनटीआर प्रोब। हमने क्या यूज करना है, रेडियो एक्टिव वीएनटीआर प्रोब बनाए थे, उनसे हाइब्रिडाइज करना है, ठीक है। उसके बाद उसको देखना है, डीएनए के बैंड को देखना है, बैंड विजिबल इन ऑटो रेडियोग्राफी, ऑटो रेडियोग्राफी में बैंड दिख जाएंगे। तो ऑटो रेडियोग्राफी रेडियो एक्टिव डीएनए को बैंड की फॉर्म में दिखा सकता है, ये टेक्निक है, क्लियर। तो वी हैव 2-3 टेक्निक, वन इज ऑटो रेडियोग्राफी, अनदर इज सदन ब्लॉट, ठीक है। कई बार क्या होता है, डीएनए का अमाउंट बहुत लो होता है, तो आप पीसीआर यूज कर सकते हैं। इफ अमाउंट ऑफ डीएनए इज वेरी लो, इफ अमाउंट ऑफ डीएनए इज वेरी लो, मान लो आपके पास 1 या 2 सेल ही मिले क्राइम सीन से, पीसीआर कैन बी यूज्ड। तो अगर आपसे मैं कहूं कि प्रॉपर टेक्निक क्या है, आपको बैंड दिखेंगे उस नाइलॉन मेम्ब्रेन पर, और उन बैंड्स को जब आप कंपेयर करोगे
तब आप पता लगा लोगे एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है। एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है, कुछ इस तरीके से, आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। क्लियर देखो, ध्यान से देखो, ये पैटर्नल क्रोमोसोम है, ये मैटरनल क्रोमोसोम है। इस पर ये जो रेड कलर के बैंड दिखे हैं, ये उतने ज्यादा क्या हैं, ये वीएनटीआर प्रोब से फ्यूज होने के बाद आया होगा। मतलब मैं एग्जैक्ट इस चीज को समझा रहा हूं आपको। ये जो बैंड दिख रहे हैं हमारे पास, ये जो बैंड दिख रहे हैं बेटा हमारे पास, ये बैंड्स कैसे दिखे हैं हमारे पास? क्लियर देखो ध्यान से बेटा, हम क्या कह रहे हैं, ये जो बैंड्स दिख रहे हैं हमारे पास, जैसे ये वाले, तो ये जैसे एक वीएनटीआर प्रोब से एक बैंड दिख रहा है, तो ये दिख रहा है क्रोमोसोम नंबर 7 और ये क्रोमोसोम नंबर 7, तो 7 के पेयर होते हैं, तो हर पेयर में देखो इसमें इतने बैंड दिख रहे हैं, इसमें इतने बैंड दिख रहे हैं। फिर मेरे पास क्रोमोसोम नंबर 2 पर तो जो वीएनटीआर प्रोब है ना, वीएनटीआर प्रोब जो रेडियो एक्टिव सिंगल स्ट्रैंड डीएनए है, वो जाकर फ्यूज करेगा, तो हर क्रोमोसोम के अकॉर्डिंग कुछ बैंड्स बनेंगे। बैंड्स मतलब जैसे इसमें 3 बैंड बने, इसमें ज्यादा बन गए कि ये ज्यादा कॉम्प्लीमेंट्री रीजन्स थे, यहां कम बने, यहां ज्यादा बने। देखो 7 में देखो ये रहा ऐसे, ये क्रोमोसोम नंबर 2 के बैंड है। अब यही चीज अगर मैं कंपेयर करूंगा, यही चीज मैं क्या करूंगा, कंपेयर करूंगा। आप अगर ध्यान से देखें बेटा, ये बैंड मुझे दिख गए, ठीक है, ये बैंड मुझे दिख गए, तो अगर आप इसको कंपेयर करके देखो आप क्या करो, ध्यान से सुनना बेटा, देखो ये जितने बैंड्स हैं उतने हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स है। तो कितने टेंडम रिपीट्स हो गए, 1 2 ऐसे काउंट कर लो। तो देखो यहां पर ध्यान से देखना, देखो ये हमने क्या किया, ये कुछ ऐसे काम किया होगा हमने। देखो ये तो पूरा प्रोसेस मैंने बताया आपको, इस तरीके से बैंड्स मिलेंगे। तो मान लो आपको फोरेंसिक के लिए काम करना है, तो आप कैसे काम करोगे, जरा एक बार फोरेंसिक वाला देखो आप कैसे काम करोगे, तब ये बैंड्स के मतलब समझा रहा हूं आपको। देखो आपको क्या हुआ, फोरेंसिक में यूज करके दिखाता हूं आपको ये कैसे यूज कर रहे हैं। फोरेंसिक में ऐसे यूज करेंगे कि आपको क्राइम सीन से डीएनए मिला, तो उस डीएनए को लेकर आपने आइसोलेशन किया, आरई से ट्रीट किया, उसके बाद जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की, उसके बाद सदन ब्लॉट किया। ये सारा करने के बाद आपने उसको वीएनटीआर प्रोब से हाइब्रिडाइज किया, तो आपके पास एक पैटर्न मिला। यहां पर आपके पास क्रोमोसोम पर बैंड्स का एक पैटर्न मिला, ये क्रोमोसोम पे बैंड का एक पैटर्न मिला, तो ये क्राइम सीन पर है। फिर सेम आपने क्या किया, सस्पेक्ट ए लिया और सस्पेक्ट बी लिया, 2 सस्पेक्ट ले लिए, उसका डीएनए आइसोलेट किया, डीएनए लेकर सेम प्रोसेस रिपीट किया बेटा, तो फिर उनसे बैंड बनाए, मतलब उसका नाइलॉन मेम्ब्रेन पर ऐसे बैंड बनाकर आपने देखा। तो इस क्राइम सीन वालों को इनसे कंपेयर करोगे तब पता चलेगा। देखो यही चीज कर रहे हैं। तो ये मेरे पास क्या है बेटा, ये मेरे पास देख लो, ये चीज आपको समझ आनी चाहिए जो हम यहां पर कर रहे हैं। हम यहां पर कर रहे हैं, देखो क्या कर रहे हैं, देखो ये मेरे पास क्राइम सीन का है ना, समझो इस बात को बेटा। ये डीएनए मेरे पास क्राइम सीन का है, ये वाला ध्यान से देखो, ये डीएनए क्राइम सीन का है। तो इस पर मेरे पास ये बैंड का एक पैटर्न दिख रहा है आपको क्रोमोसोम वाइज। मुझे ये तो मैंने आपको ऐसे बताया, पर एक बैंड का ये पैटर्न दिख रहा है। ये सस्पेक्ट ए का नाइलॉन मेम्ब्रेन है, ये सस्पेक्ट बी की है। ए में देखोगे तो जो बैंड पैटर्न है बी के साथ इस क्राइम सीन का मैच कर रहा है। और यहां अगर आप देखो, यहां पर एक रिपीट, जैसे यहां पर क्या दिखा रहा है, नंबर ऑफ रिपीट्स है, तो यहां कितने रिपीट्स हैं, 2, देख रहे हो। जैसे मान लो जितने बैंड दिख रहे हैं, जैसे यहां पर कितने बैंड दिख रहे हैं, 11 बैंड दिख रहे हैं, तो 11 वाले को मैंने यहां ड्रॉ कर दिया। तो जितने ज्यादा वीएनटीआर प्रोब फ्यूज करेंगे उतना उसके हिसाब से मैंने इसको यहां नीचे से ऊपर की तरफ अरेंज कर दिया। तो अगर आप ध्यान से देखोगे कि मेरे पास यहां पर ये जो पैटर्न है इस पैटर्न के साथ मैच कर रहा है। मैं रिपीट करता हूं, मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला बेटा हमने पूरा प्रोसेस करना है, ठीक है, पूरा प्रोसेस करना है। जब हम पूरा प्रोसेस रिपीट करेंगे तो किस तरीके से रिपीट करेंगे, हम डीएनए आइसोलेट करेंगे, उसको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटेंगे, उसका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे, जेल पे डीएनए इज ऑन जेल नीड टू बी ट्रांसफॉर्म नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन और नाइलन मेम्ब्रेन, जिसे मैंने सदन ब्लॉट बोला। सदन ब्लॉट का मतलब जेल से डीएनए को नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पर ट्रांसफर कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया है, ये मेरे पास सदन ब्लॉट आ गया। तो ये देखो जरा,
सदर्न ब्लॉट कर दिया मैंने, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि हम क्या करते हैं, हमने ऑलरेडी रिसर्च के थ्रू वीएनटीआर प्रोब डेवलप कर लिए हैं। वीएनटीआर प्रोब क्या होगा, हमारे सबके डीएनए पर उसका कॉम्प्लीमेंट्री रीजन होता है और वो सैटेलाइट डीएनए पर ही जाके बाइंड करता है, वहां उसका कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए होता है। हमने रेडियो एक्टिव सिंगल स्ट्रैंड डीएनए एज अ वीएनटीआर प्रोब डेवलप कर लिए, लैब में है हमारे पास। तो हमने क्या किया, क्राइम सीन से मान लो डीएनए लिया, क्राइम सीन से डीएनए लिया, उसको आइसोलेट किया, कट किया आरी से जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की, डीएनए को सदर्न ब्लॉट पे लिया। उसके बाद मैंने सदर्न ब्लॉट से ले जाने के बाद उस डीएनए को रेडियो एक्टिव वीएनटीआर से प्रोब से हाइब्रिडाइज कर दिया। मेरे पास क्या हुआ, डीएनए के बैंड विजिबल हो गए, जिसे आप क्या नाम दे रहे हो, ऑटो रेडियोग्राफी। डीएनए के बैंड विजिबल हो गए, जिसको आपने क्या नाम दे दिया, ऑटो रेडियोग्राफी नाम दे दिया ना। और सॉरी, डीएनए के बैंड कैसे विजिबल हुए, ऑटो रेडियोग्राफी टेक्निक है जो एक्सरे वगैरह डालती है और इमेज बनती है उसकी रेडियो एक्टिविटी की, ठीक है। तो नंबर ऑफ बैंड्स आप काउंट कर सकते हो, एक वीएनटीआर प्रोब एक बैंड बनाएगा। अब हमने कहा कि अगर डीएनए का अमाउंट कम है तो आप पीसीआर से बढ़ा सकते हो। अब देखो मैंने क्या बोला है, मैंने ये बोला है आपको कि हर एक ये जो बॉक्स है ये एक वीएनटीआर प्रोब को बता रहा है। आप नंबर काउंट कर सकते हो, जितने ज्यादा वीएनटीआर प्रोब हाइब्रिडाइज होंगे, जैसे यहां 2 हुए, यहां कितने हो गए, इतने। तो इस तरीके से आप अरेंज करोगे। किस पे अरेंज करोगे, जो पैटर्न बनाओगे आप ऐसे ड्रॉ करोगे। देखो आपने यहां पर क्या देखा, आपने कहा देखो भाई ये डीएनए क्राइम सीन का है, तो यहां पर 2 हैं वीएनटीआर प्रोब, 4 ऐसे करके, मतलब किसी पर्टिकुलर जगह पे 2 जगह फ्यूज किया, फिर 4 पे, ऐसे कर करके फ्यूज किया, ठीक है। तो एक पैटर्न आपने क्राइम सीन से बनाया। किसका पैटर्न बनाया, वीएनटीआर प्रोब का। कैसे पैटर्न बनाया, मैं रिपीट कर रहा हूं, फिर से सुनो। देखो एक बॉक्स का मतलब एक वीएनटीआर प्रोब हाइब्रिडाइज हुआ होगा। तो मान लो क्राइम सीन का डीएनए और सस्पेक्ट का डीएनए सेम है, तो ये जो पैटर्न आएगा वो पैटर्न सेम आना चाहिए। यहां हमने नंबर लिखे हुए हैं, ये नंबर क्या बता रहे हैं कि किस तरीके से मेरे पास एसटीआर मतलब एक बड़े वीएनटीआर में बहुत छोटे छोटे शॉर्ट टैंडम रिपीट्स होंगे, तो उनके रिपीट्स के नंबर आप क्या करोगे, देखते चले जाओगे और फिर उससे आप काउंट कर पाओगे कि भाई देखो ये वाला वीएनटीआर प्रोब 1 लगा तो उसमें 3 एसटीआर थे तो 3 हो गए, 2 लग गए तो 6 एसटीआर हो गए। तो ऐसे करते करते आप काउंट करते हुए जाओगे। तो सिंपल आपको ये समझना है कि जब मैं डीएनए को हाइब्रिडाइज करूंगा तो एक पैटर्न मिलेगा मुझे। क्या मिलेगा मुझे, एक पैटर्न मिलेगा। उस पैटर्न के अकॉर्डिंग मैं पता लगा लूंगा कि किस तरीके से मेरे पास ये प्रोसेस हुआ है, किस तरीके से ये पूरा प्रोसेस हुआ, मैं पता लगा लूंगा। इससे प्रोसेस का मतलब क्या हुआ, क्राइम सीन का डीएनए एक पैटर्न देगा, जिससे नंबर ऑफ वीएनटीआर प्रोब से आप पैटर्न बनाओगे। मतलब जितने ज्यादा वो हाइब्रिडाइज हुए उतना ज्यादा आपके पास एक बैंड तरीके से बन जाएगा। दूसरा, आपने सस्पेक्ट ले लिया, उनसे मैच करोगे। इस तरीके से हम काम करते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। ये पैटर्निटी टेस्ट और फोरेंसिक में होगा। अगर 2 सेल ह्यूमन बॉडी के सेम डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, यही फोरेंसिक में काम आता है, सेम डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है बेटा। मैं स्टिल मतलब श्योर हूं कि ये बहुत सारों को कई बार देखने के बाद भी प्लीज मेक श्योर आप मेन पॉइंट गैदर कर ले। मेन पॉइंट गैदर करने का मतलब है व्हाट इज सैटेलाइट डीएनए, व्हाट इज डीएलए पॉलीमॉर्फिज्म, what is mini and micro satellite, what is repetitive DNA, why we are selecting repetitive DNA, what are steps of मतलब ये DNA फिंगरप्रिंटिंग। DNA फिंगरप्रिंटिंग में ऑटो रेडियोग्राफी क्या देता है, बैंड देता है। वीएनटीआर प्रोब के नंबर की मदद से आप पैटर्न बनाते हो। ये चीजें ग्रैब कर लोगे तो आपको आसान हो जाएगा। और ये लाइन एनसीईआरटी की अगर आप देख पाओ, हमने ये चीज आपको बताई भी थी बेटा कि जो हम लोग यूज करते हैं, आप देख रहे हो, हम यूज करते हैं हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म बोला हुआ है, 0.1 से 20 kb इसका साइज है, ठीक है। करंटली आफ्टर वीएनटीआर प्रोब द ऑटो रेडियोग्राफ गिव मेनली बैंड ऑफ डिफरेंट साइज, दीज बैंड्स गिव अ कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न फॉर एन इंडिविजुअल डीएनए। इंडिविजुअल डीएनए के लिए एक पैटर्न दे रहा है, ठीक है। क्लियर, सही है, ये क्लियर है बेटा। ये अलग अलग होता है इन केस ऑफ मोनोजाइगोटिक ट्विंस में, देख रहे हो। और आप देख रहे हो 0.1 to 20 kb। और हम लोग यूज क्या करते हैं, देख रहे हैं, वीएनटीआर बिलोंग टू मिनी सैटेलाइट, देख रहे हैं हम लोग किसको यूज करते हैं, मिनी सैटेलाइट यूज करते हैं। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मिनी सैटेलाइट में ज्यादा डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म है। पीसीआर यूज कर सकते हो
अगर आपको जरूरत पड़े डीएनए का अमाउंट कम है। तो प्लीज मेक श्योर एनसीईआरटी पढ़ो ध्यान से, आपको समझ आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए टाइम देके पढ़ा है मैंने, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को सेपरेटली डील करना मेरे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि वो अगर मैं अलग से नहीं पढ़ाऊंगा तो आपको समझ कम आएगा। तो प्लीज मेक श्योर आप इसको ध्यान से देख लें, एनसीईआरटी की 3 रीडिंग करो, उसके बाद कोई वर्ड फ्रेज मेरे से पूछो। पूरा टॉपिक बेटा फिर से देखना पड़ेगा आपको सेम, अगर पूरे टॉपिक में दिक्कत है फिर से देखो, लेकिन आपको कोई लाइन का मतलब समझ नहीं आ रहा है उसको वॉइस मैसेज से टेलीग्राम ग्रुप पे बताया जा सकता है। ठीक है बेटा, चलिए ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।